नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कौन? सर मैंने यूट्यूब चैनल से आपका नंबर लिया है। मैं ज्योति बोल रही हूँ कानपुर से। बताइए। सर ये आपने कहा है कि 2011 से 2018 तक के जो ये टीएटी वाले हैं हम्म इनका क्रमवार सिलेक्शन होगा, मतलब इनको लिया जाएगा। हम्म कुछ वैकेंसीज ऐसी आ रही हैं, तो सर मैं ये जानना चाह रही थी कि टीटी तो किया हुआ है, बीएड भी है, इसके साथ हमें और किस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए? टेट प्राइमरी वाला आपका पास है? हाँ जी सर, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। अच्छा, तो कौन से ईयर में? 2011 में सर। तो आपको ये भी पता होगा कि 2011 वाला जो आपने पास किया था वो 5 साल के लिए था, जो कि अभी 2021 में हाँ जी। उसको आजीवन कर दिया गया। सर मेरे को दरअसल जानकारी नहीं है, बीच में माता जी का देहांत हो गया था तो मैं डिप्रेशन में थी। तो तो 8 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला, तो मैं थोड़ा सा अलग हो गई इन सब चीजों से उस तो टाइम पे। तो अगर आपने 2011 में पास किया था तो वो तो आपको उस वक्त पता रहा होगा ना कि ये 5 ही साल के लिए है। हाँ जी, उस समय मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि 2021 में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उस वक्त जब ये रखा गया था रूल 5 साल के लिए, जी। तो वो एक 5 साल बाद एक्सपायर हो जाता था, और सीटेट 7 साल बाद जी। जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, हाँ जी। तो उसके तहत बहुत सारे पद, लाखों पद खाली हैं, वो भरने की बात की गई। जी। तो जो समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि अब तक 1 या 2 बार ही टेट परीक्षा कराए हैं, या कुछ राज्य ऐसे हैं आज तक कभी कराए ही नहीं हैं, या कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हाँ पर जी। जो टेट हुआ है वो एक्सपायर हो चुका है, नया फिर हुआ ही नहीं है। जी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि सारे जी। पद भरने हैं और टेट पास कैंडिडेट जो है मिल नहीं पाएंगे, जी। तो ये टेट इसीलिए आजीवन किया गया। 2021 में अक्टूबर 2020 में मीटिंग हुई थी। एनसीटीई की जी। वेबसाइट पर चली जाइएगा, वहाँ आपको मीटिंग का सारा डिटेल मिल जाएगा। ओके सर। तो उसी में ये डिसाइड किया गया कि इसको जो है एक्सटेंड करेंगे, लाइफ टाइम किया जाएगा। ओके सर। तो उसी के तहत ये जून 2021 में लाइफ टाइम कर दिया गया। हाँ जी। तो सर ये सुपर टेट का क्या कॉन्सेप्ट है? एक बार में पहले एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। हाँ, अब एक ही दिन में आप चाहेंगे हम मैथ, इंग्लिश और हिंदी, सॉरी सर, सॉरी। साइंस सबके टेस्ट ले लें बच्चों से, तो बच्चे क्या क्या देंगे एक ही दिन में, बताइए। जी। जी। कैसे बच्चों का टेस्ट लेंगे आप? जी। तो उसी के तहत ये किया गया। तो आपने अभी तक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको एक जी। बार भी देखा या नहीं? नहीं देखा सर। हमने इसीलिए देखने के बारे में पूछा, पढ़ने के बारे में नहीं। तो जब हाँ आपने जी। देखा ही नहीं है तो पढ़ी तो भी नहीं पढ़ा भी होगी। नहीं होगा, हाँ जी। तो सारा जो है, जो लोगों में डाउट है, कंफ्यूजन है, या जो भी स्थिति फैली हुई है, जैसे आप दूसरा क्वेश्चन कर रही थी सुपर टेट में, ये इसी कारण से है कि हर व्यक्ति जब हाई स्कूल किया तो किसी ने बता दिया या घर में या पड़ोस में कि इसके बाद इंटर होता है, तो उसने इंटर कर लिया। अब वो सवाल ये आया कि क्या लें, हाँ आर्ट्स लें जी। या साइंस लें। हाँ तो जी। अपनी कंडीशन को देखते हुए या जो लोगों ने सजेशन दिया उनको देखते हुए जो समझ में आया उसने इंटर उस फील्ड से कर लिया। हाँ जी। फिर आगे बढ़े तो अब आया कि भाई इसके बाद क्या होता है, हम्म। पता कुछ नहीं है। लोगों ने बताया कि इसके बाद बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, बीटेक होता है, इस तरह से लोगों ने बताया। तो हम जिस बैकग्राउंड से थे इंटर में, तो इजी वाला या अपने अकॉर्डिंग जो हम सोच रहे थे वो हम लोगों ने ले लिया। जी। फिर किसी ने बताया कि अब आगे क्या, तो किसी ने बता दिया कि एमए एमएससी होता है, किसी ने बता दिया कि बीएड कर लेने से सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो किसी ने बता दिया कि मेरिट पर बीटीसी की भर्ती हो जाती है, बड़े आराम से नौकरी मिल जाती है। तो लोगों ने जो बताया और हमने जो सुना, उसके हम्म। आधार पर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। मैक्सिमम लोग, 90% से ज्यादा लोग बीएड, डीएलएड या बीटीसी जो भी किए हैं वो हाँ इस जी। वजह से किए कि इसको कर लेंगे तो सुनते हैं कि नौकरी मिल जाती है सरकारी। हाँ, जॉब सिक्योरिटी के पर्पज से ये एक्चुअली कर लिया था हाँ, बहुत सारे लोगों ने। तो लोगों ने बस जॉब मिल जाएगी, और जॉब क्यों चाहिए उनको? पैसा के लिए। हम्म। तो मैक्सिमम लोग यहाँ जो आए हैं वो इसलिए आए कि यहाँ हमें जॉब की सिक्योरिटी हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठाट से चलेंगे, उसका बाद पैसा बढ़िया मिलेगा, ये सोच करके आए। लेकिन मैक्सिमम लोग ये सोच करके नहीं आए कि हमारा हॉबी है, हमारा इंटरेस्ट है टीचिंग में, बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में लोगों को। हाँ तो इस जी। कारण से मैक्सिमम लोग जब किए इस कोर्स को,
तो जो फॉर्मेलिटीज थे वो तो किए, लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं लिए, इसलिए वो न राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ रहे हैं, न ही आरटी एक्ट पढ़ रहे हैं ध्यान से, बस परीक्षा में जो आने वाला है इस पर्पज से पढ़ लिए, एग्जाम दे दिए बस। थोड़ा सा जब हम ये बात कहते हैं तो लोग खराब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। अब चाहे हाँ सर, जिसकी सच्चाई है ये, बिल्कुल आप हाँ सही बात बोल रहे हैं। तो अब चाहे जिसकी जो कंडीशन हो, फैमिली बैकग्राउंड जैसा भी हो, पारिवारिक कंडीशन जैसी भी हो, हाँ सच्चाई जी, लगभग मैक्सिमम लोगों की यही है। हाँ जी, खैर मैक्सिमम लोगों के साथ यही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो आपने भी जो है जब बीएड किया, टेट पास किया, उसके बाद जो भी परिस्थितियां थी उसके अनुसार आप आगे बढ़ती गई, फॉर्म आया, भरी, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर जो भी समस्याएं थी पारिवारिक या अन्य चीजें उसमें उलझी रही, और फिर से थोड़ा सा अभी आपने कहीं से कुछ सुना, इसलिए आप थोड़ा एक्टिव हैं। तो दो चीजें हैं जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हाँ एक तो जी, ये कि अभी 68 या 69 या 2 भर्ती हुई, वहाँ सुपर टेट हुआ है, और जी, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो है बिना सुपर टेट की भर्ती होगी और वर्षवार नियुक्ति होगी, सभी टेट पास को मिलेगा, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो जी, सकता है, क्योंकि लोगों ने अभी देखा है कि सुपर टेट हो रहा है, मेरिट पर हम्म, भर्ती हो रही है, और भर्तियां आती हैं, कई कई साल पर आती हैं, और लिमिटेड सीट होते हैं, तो कैसे हम्म, वर्षवार सबको कैसे मिल जाएगा, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। तो लोग सिर्फ बात सुन रहे हैं, उसमें समझने की कोशिश पूरा नहीं कर रहे हैं कि क्या है। जैसे जी, मान लीजिए अगर कहा जाए कि आपके घर में रोज खाना कितने लोगों का बनता है, तो आप क्या जवाब देंगी? 3 लोगों का सर। एक हफ्ते पहले कितने लोगों का घर में खाना बना था? सर मेरे घर में सालों से 3 ही लोगों का बन रहा है। लेकिन अगर कोई जो कि कहे कि मेरे घर में इस तारीख को 500 लोगों का खाना बनेगा, तो ये अचंभे वाली बात है क्या? बहुत ज्यादा, क्योंकि एक सर एक मतलब सीक्वेंस चला आ रहा है ना कि सालों से हाँ 3 लोगों का लेकिन खाना बन रहा है और एकदम से 500 लोगों को आप हाँ गिना तो दें, तो ये वाकई में आश्चर्य की बात हाँ होगी। तो लेकिन ये भी तो जानना पड़ेगा ना, अगर वो 500 कह रहे हैं हाँ तो जी, क्या कुछ खास तो नहीं है उसमें? हाँ जी, अगर उनके यहाँ बर्थडे पार्टी है, हम्म, एंगेजमेंट है, शादी हम्म, है, कुछ भी है हम्म, इस तरह का, हम्म, तब तो 500 लोग तो कहेंगे अरे बस 5 ही 100 लोग का बनवा रहे हैं, हमारे यहाँ तो 2-2 हजार लोग आते हैं। अब हाँ बताइए जी, बिल्कुल, वही 500 अभी जो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि हमेशा देख रहे हैं कि 3 ही सदस्य हैं, सालों से 3 लोग का बन रहा है, लेकिन अब अचानक से ये 500 कह रहे हैं, तो वहां जब कंपेयर कर रहे हैं तो बिलीव करने वाली चीज नहीं है ये बिल्कुल। हम्म, लेकिन जब बात होगी कि शादी विवाह पार्टी है, हाँ तब जी, तो फिर लोग तुलना करने लगते हैं, अरे इनके यहाँ तो बस 5 ही 100, हमारे यहाँ तो हमारे चाचा का शादी हुआ था, हमारे बुआ का हुआ था, हमारे भाई का हुआ था, तो 2000 लोग आए थे। अब वो हाँ जी, 500 बड़ी बात नहीं रह गई, तो बस फर्क यही है कि हम जब कोई चीज को देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, हम सारी चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं। हाँ जी, तो 2009 में आरटी एक्ट आया था, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे जी, की चीजें समझाएंगे ताकि आगे की चीजें समझ में आ जाए। जब हाँ जी, 3 घंटे का पिक्चर है और हम 1 घंटा देर से पहुंचे हैं, तो हमें पिक्चर नहीं समझ में आएगा, आगे का 2 घंटा हमारा बेकार जाने वाला है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पीछे का भी हम जा करके देख लें, फिर आगे का देखें तो हमें समझ में आएगा। जी, तो ये पूरी कहानी लगभग शुरू होती है सन 1999 के आसपास। वर्ल्ड बैंक पैसा देता है विश्व के सभी देशों को, तो हम्म, उसने 99 के आसपास प्रेशर डाला, सभी देश जो है अपने यहाँ जो है शिक्षा पर ध्यान दें, थोड़ा सा तेजी से इस पर काम करें। तो 1999 में एक नई योजना आई, सर्व शिक्षा अभियान लाई गई। उसके तहत अनौपचारिक शिक्षक रखे गए, 1-2 साल वो योजना चली, वो योजना उतनी सफल नहीं रही तो उसको बंद कर दिया गया, फिर से नई योजना आई, शिक्षा मित्र योजना, हाँ जी, और ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब कुछ चल रहा था। जी, हर 5 किलोमीटर पर, हर 3 किलोमीटर पर इस तरह की योजना बना करके स्कूल खोले गए, पहले स्कूल इतने नहीं होते थे। जी, तो जब स्कूल खोले गए तो शिक्षक चाहिए, तो शुरुआत में अनौपचारिक शिक्षक रखे गए, फिर 2 साल बाद योजना बदल दी गई, फिर शिक्षा मित्र आए। जब शिक्षा मित्र आए तो ये देखा गया कि ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो उस वक्त बीटीसी बंद था, जी, 10 साल के लिए बंद किया गया, रोक लगी हुई थी। जी, तो अब ये था कि फिर परमानेंट टीचर कैसे रखे जाएं, तो बीएड को लाया गया प्राइमरी में कि ये लोग 6 महीने की अलग से विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग करेंगे, 3 महीने डाइट पर, 3 महीने स्कूल पर, और ये रखे जाएंगे। बिल्कुल सही बात नहीं बता तो रहे हैं। बीएड जो था वो टीजीटी और पीजीटी के लिए बना हाँ था, जी, मेनली हाँ जी, टीजीटी के लिए, बीएड जी, प्राइमरी के लिए कभी नहीं था। जी, तो बीटीसी हुआ करता था, लोग पहले बीटीसी करते थे, लेकिन बीएड लिया जाने लगा तो फिर लोगों का रुझान बीएड की तरफ हो गया, और ये चलता रहा सीक्वेंस। बड़ी हाँ, बड़ी भर्तियां 50,000, 60,000, 40,000, 80,000 ऐसे करके बीच बीच में आती रही, हाँ, और ये चलता रहा। ज्यादातर सरकारें जो है, जो शिक्षा मित्र योजना था वो भी कुछ साल के लिए था, परमानेंट भर्ती करना था, लेकिन लोगों ने किया नहीं, टेम्परेरी व्यवस्था ही चलाते रहे। फिर 2009 में वर्ल्ड बैंक ने जब फिर से प्रेशर डाला सबके ऊपर कि हम्म, भैया आप लोग काम ढंग से नहीं कर रहे हो, पैसा तो हम बहुत दे रहे हैं,
तो एक काम करो, आप लोग बनाओ एक कानून अपने यहाँ। हाँ तो जब वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर डाला तो 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अगर यूपी जी की बात कर लें तो मायावती जी की सरकार थी। जी तो केंद्र ने वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं मिल रहा था, रुक गया था, तो उस प्रेशर में कि पैसा मिलने लगे उन्होंने एक कानून बनाया, आरटीई एक्ट। हाँ उसी के तहत 2010 में टीईटी अनिवार्य किया गया और उसी के तहत आपने सबसे पहला जो टीईटी परीक्षा 2011 में हो वो आपने दिया। हाँ जी। हाँ, ये सब जब कोई जानता रहेगा तो उसको आगे का समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा पीछे से बताते हैं, लेकिन लोगों को बेकार लगता है, पीछे की बातें बुरी नहीं लगती सर, हैं। काफी इंफॉर्मेटिव है। हाँ, तो जब 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ, जी तो अगर हम किसी को कह दें कि जो है तुम्हारा वजन 50 किलो है, तुम्हें 80 किलो का या 70 किलो का होना चाहिए, तो आज कहेंगे वो कल तो नहीं हो जाएगा ना 70 किलो का। हाँ जी, उसमें टाइम लगेगा। उसको अगर अपना वेट इंक्रीज करना है तो उसको थोड़ा एक्सरसाइज करना होगा, खान पान बदलना होगा, हाँ थोड़ा हाँ सा टाइम लगेगा, 3 महीना, हाँ 6 महीने, 1 साल लग सकता है। हाँ हाँ तो उसको तो टाइम देना पड़ेगा। अब हम कहेंगे नहीं कल ही दो, तो पॉसिबल ही नहीं है, वो कल कैसे हाँ रिजल्ट दे देगा। तो ऐसे ही राज्यों को जो है, जब आरटी एक्ट लागू हुआ, बहुत लंबा चौड़ा है आरटी एक्ट, कभी पढ़िएगा आराम से। जी तो जो जो उसमें लिखा गया तो वो हर राज्य को लागू करना था, लेकिन ऐसे ऐसे राज्य थे उसको लागू करना असंभव सा था, हाँ क्योंकि पैसा तो देता नहीं है ये विभाग, कमाई तो हम्म होती नहीं है इससे। हम्म। तो जब पैसा आता नहीं है और पैसा लगाना है सिर्फ, तो किसी और विभाग से जहां से कमाई हो रही है वहां से कटौती करके यहाँ लाना था। हम्म तो राज्यों को फिर जो है टाइम दिया गया कि ठीक है, आप लोग धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए, हम आपको 5 साल का समय दे रहे हैं कि ये जो कानून लागू हुआ है हम्म, इससे आपको कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा अगले 5 साल तक। ओके। लेकिन 5 साल बाद फिर आपसे ये सब रिपोर्ट मांगा जाएगा, आपको ये लागू करना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हम्म। तो वो 5 साल 31 मार्च 2014 को समाप्त हो गया अच्छा। और इत्तेफाक से 2014 में सत्ता पलट हो गया केंद्र में। हाँ हाँ तो अब आप बताइए कि आप घर में हैं, कोई काम हाँ जी। आपको दिया गया और आपने कुछ भी नहीं किया। अब हम्म कोई नया सदस्य आता है, हम्म। अब उसको कह दिया जाए अचानक से, तो वो भी कहेगा ना भैया हमको भी थोड़ा सा समय तो दो कम समय से कम। चाहिए, हाँ। तो एग्जैक्टली केंद्र में यही हुआ कि जब सत्ता पलट हुआ तो जो सरकार आई, तो उन्होंने हम्म देखा कि ये चीजें अभी तो हम आए हैं और राज्यों ने कोई प्रोग्रेस 5 साल में किया नहीं है, हम्म किसी राज्य ने नहीं किया है। हम्म। और जो केंद्र की सरकार थी वो 5 सालों में छूट दे करके शांत बैठ गई थी, किसी पर कोई जो है हर साल रिपोर्ट नहीं मांगी, दबाव नहीं बनाई, इसलिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब हाँ अचानक से हम आकर के राज्यों पर दबाव बनाएंगे तो राज्य अचानक से तो नहीं कर देंगे, हाँ फिर वो हम ही से उल्टा कहेंगे भैया आप पैसा दीजिए हमको। हाँ तो बिल्कुल। उन्होंने देखा कि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि अचानक से हो सके, तो वो भी जैसे जो चल रहा था चलने दिए। जी इस पर कमेटी बनाया जी कि अभी वर्तमान कंडीशन क्या है, किस राज्य की क्या है, सारा रिपोर्ट इकट्ठा कीजिए, क्या क्या संभव है, कैसे कैसे क्रमवार आगे बढ़ना है, क्या करना होगा। तो रिपोर्ट जब आता है कमेटी का, तो ये आता है कि अभी राज्य कोई भी तैयार नहीं अचानक से ये सब करने के लिए। हाँ, जी। लेकिन कुछ चीजें जो जरूरी हैं वो करनी है। तो एक काम किया जाए, रिपोर्ट आया कि क्यों ना 5 साल का जो छूट था वो 10 साल कर दिया जाए। जी। इस पर केंद्र की मुहर लगती है और वो जो 5 साल 31 मार्च 2014 था वो हम्म। अब 31 मार्च 2019 कर दिया गया और ये किया गया 2017 में। अच्छा। तो राज्यों को समय पर्याप्त मिल गया, हाँ। केंद्र को भी पर्याप्त समय मिल गया कि अभी तुरंत जो है दबाव नहीं बनाना है। लेकिन केंद्र जो है छोड़ी नहीं राज्यों को, हाँ। उन्होंने एक स्पीड दिया सबको, एक टारगेट दिया, ये अब हम्म करना है, ये अब करना है, ये इतने टाइम में करना है, ऐसे करना है, ये बजट हम दे रहे हैं, ये काम करना है, एक एक चीज देती रही और हम्म। खुद भी काम करती रही। हम्म। क्योंकि केंद्र के पास केंद्रीय विद्यालय था, नवोदय विद्यालय था, हाँ कस्तूरबा हाँ। से संबंधित है और हर राज्य को ये 70% के आसपास बजट देते भी हैं। हम्म तो 2017 में इन्होंने एक योजना निकाली। हम्म। आरटी एक्ट कहता है कि सारे शिक्षक ट्रेंड होने चाहिए, ओके। दूसरा नियम कहता है टेट होना चाहिए। तो हाँ दूसरा नियम तो बाद में आता है, पहले तो हाँ। पहला नियम आता है ट्रेंड होना चाहिए ट्रेंड ना। होना चाहिए, हाँ। तो इन्होंने पाया कि ऐसी कंडीशन है पूरे भारत की कि ट्रेंड ही नहीं है टीचर। हाँ तो जब इन्होंने रिपोर्ट देखा तो निकल करके आया कि प्राइवेट में मैक्सिमम टीचर अनट्रेंड पढ़ा रहे हैं, हाँ। संविदा वगैरह पर अनट्रेंड टीचर बहुत सारे पढ़ा रहे हैं हम्म पूरे भारत में। और जो परमानेंट टीचर हैं जिनकी भर्तियां हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं, हम्म। पुरानी नियुक्तियां हैं, उनमें भी मैक्सिमम ऐसे हैं जो कि आरटी एक्ट से पहले वाले हैं, लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे और उस वक्त कुछ दूसरे दूसरे नियम थे, उसके तहत वो हो गए। हाँ। तो अब सबसे बड़ा टारगेट था कि पहले तो ट्रेंड किया जाए, टेट की बात बाद में करेंगे।
हाँ तो 2017 में एक संस्था है NIOS, जी। ये नेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, बनाया गया कि पूरे भारत में ऐसा जो भी बच्चा है, ऐसा जो भी व्यक्ति है जो स्कूल नहीं जा सकता है, कोई काम करता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन वो डिग्री लेना चाहता है, डिप्लोमा लेना चाहता है, वो हाई स्कूल रेगुलर नहीं कर सकता है, वो हाई स्कूल या इंटर कुछ भी रेगुलर नहीं कर सकता है, या उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है कि भैया तुम 2 बार फेल हो गए हो, अब हम तुमको नहीं लेंगे। हाँ जी। तो इसलिए NIS बनाया गया था। उसी NIS को इन्होंने ये भी एक जिम्मेदारी दिया कि आपको पूरे भारत में जितने अनट्रेंड टीचर हैं उनको ट्रेंड करना है। जी। तो 2017 में NIOS ने एक प्रोग्राम निकाला, DLED। जी हाँ। सिर्फ 5,000 रुपए में सारे हाँ हाँ। टीचर्स को इसमें जो है ट्रेनिंग कराने का प्रोग्राम बनाया गया। 18 महीने का कोर्स तैयार किया गया ओके। और सत्र रखा गया 17 से 19, 2 साल के अंदर। तो जो DLED वाले हैं NIS, कभी उनकी पोस्ट पढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो वो कहते हैं हमारा तो कोर्स 2 साल का है। नहीं, वो 2 साल का ड्यूरेशन रखा गया, इस 2 साल के अंदर ये कोर्स कराया जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन वो कोर्स था 18 महीने का। जी। जैसे DLED होता है रेगुलर वाला 2 साल का, या BEd होता है 2 साल का, वैसा हाँ नहीं था, वो 18 महीने का रखा गया। इसलिए रखा गया कि ऑलरेडी ये टीचर कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो इसलिए 6 महीने का जो है, जो ऑलरेडी ये पढ़ा रहे हैं सालों से, वहां पर उनकी एक ट्रेनिंग चल ही रही है, तो 6 महीने का कम रखा गया। और ये भी फ्यूचर प्लान किया गया कि भविष्य में जैसे प्राइवेट स्कूलों में LKG, UKG, प्ले चलते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट में भी शुरू करना है प्री प्राइमरी। ओके। तो प्री प्राइमरी में भविष्य में हमें टीचर चाहिए, परमानेंट नियुक्तियां करनी होंगी, तो ये टीचर जो ट्रेंड हो जाएंगे, आगे चल करके हम इनको प्री प्राइमरी में ले लेंगे। ये सब टारगेट रख करके, प्लान करके गवर्नमेंट ने ये कोर्स कराया। ओके। और 2019 तक पूरे भारत में जितने भी अनट्रेंड टीचर थे सबको ट्रेंड कर दिया गया, करीब करीब 15 लाख। पूरे भारत के 15 लाख लोगों ने NIS से DLED किया। ऐसे लोगों ने भी NIS DLED किया जो स्कूल में क्लर्क थे, लाइब्रेरियन थे। तो उनको डाउट हुआ कि स्कूलों में ट्रेंड किया जा रहा है हर किसी को, हम भी तो स्कूल में ही हैं, कहीं ऐसा ना हो कल को हमको भी ऐसा कह दें तो भैया 5,000 में हो रहा, चुपचाप कर लो। हाँ। तो 15 लाख में मैक्सिमम लोग जो है ये ऐसे ही हैं, क्लर्क हैं या तो, या लाइब्रेरियन हैं, या इस तरह का कुछ भी, वो स्कूल में थे, उन्होंने किया। प्लस कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, वो बहुत पुराने थे, वो रूल के अकॉर्डिंग हुए थे, लेकिन फिर भी उनको डाउट था कि हमें भी कल को ना कह दें, इसलिए उन लोगों ने भी कर लिया। हाँ। कुछ ऐसे भी लोग थे कि भाई 5,000 में हो रहा है, हम तो BEd किए हैं, चलो ये कर लेते हैं। तो उन्होंने BEd तो किया था, लेकिन NIS DLED भी कर लिए, BTC किया था, DLED रेगुलर किया था, लेकिन ये भी कर लिए। तो 15 लाख में जेन्युइन लोग कम है, बहुत सारे फालतू लोग कर लिए हैं, डबल डबल डिग्री हो गई है सबके पास। तो ये टारगेट रखा गया था 17 से 19 का, ये काम पूरा हो गया। अब जब एक टारगेट पूरा हो गया, सारे टीचर ट्रेंड हो चुके हैं, अब केंद्र सरकार आगे तैयारी कर रही थी कि अब हम लागू करेंगे कि भैया जो अनट्रेंड है उसको बाहर निकालो। हाँ। तो उसकी तैयारी चल रही है। तो 2020 में, 2017 में सुप्रीम कोर्ट से BEd टेट 2011 और शिक्षा मित्र मैटर में जजमेंट आया था 25 जुलाई 2017 को। जी। उसी कोर्ट ऑर्डर में राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि नई नियमावली बनाइए, नई नीति बनाइए, और ये जो विवाद हर राज्य से बार बार मेरे पास आ रहे हैं, आने नहीं चाहिए। ऐसी नीति बनाइए कि जो है आगे विवाद ना हो, और जो RT एक्ट है उसके मानकों को और कड़े कीजिए, अच्छे गुणवत्तापरक शिक्षक रखिए। तो उसके तहत कमेटी बनाई गई 2017 में, जब ऑर्डर आया उस कमेटी ने 2019 में अपना रिपोर्ट दिया, और रंगन कमेटी थी, उन्होंने जो है 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा दिया, जो कि करीब 850 पेज का था। उसको जारी करने के बाद लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया गया, पूरे भारत की जनता से, शिक्षाविदों से, हर किसी से रिक्वेस्ट किया गया कि भैया इसको आप लोग पढ़िए, इसमें आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है तो वो बताइए, आपको लगता है कि और भी कुछ करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, वो बताइए, इसमें लगता है कुछ जो हम लोगों ने प्लान किया है वो ऐसे नहीं किसी और तरह से होना चाहिए, बदलना चाहिए, तो वो भी बताइए। पूरे 1 साल तक लोगों से, जनता से इस पर सुझाव मांगा गया। जी। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, मसौदा तो आपको पता ही नहीं होगा। अब मैं देख लूंगी सर आज ही। हाँ, तो लोगों से सुझाव मांगा गया, पूरे भारत से मांगा गया, और पूरे भारत से लाखों करोड़ों लोगों ने सुझाव दिया, खास तौर पे जो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, जो भी हैं शिक्षाविद, बड़े बड़े लोग, सब लोगों ने दिया, आम जनता ने भी दिया। और उन सुझावों पर फिर वो कमेटी काम की, और काम करके फाइनल रिपोर्ट उन्होंने दिया, और
29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अच्छा, ओके। अब लागू जब हो गया तो अब उसमें जो कुछ लिखा है वो क्रमशः धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है, जी। और 2020 से इम्प्लीमेंट करना वो शुरू कर दिए। उसके तहत राज्यों का बजट बढ़ा दिए, जी। एक्स्ट्रा बजट देने लगे। शिक्षा पर आप देखेंगी, जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, अभी फरवरी में बजट आने जा रहा है, जी। तो आप पीछे का 2020 से बजट देखिएगा, शिक्षा पर लगातार बजट बढ़ता गया है। जी। एक मिनट जरा सा, ये कहाँ से बजने लगा, हाँ, तो लगातार जो है बजट वो बढ़ता चला गया है, जब आप देखेंगी जी। तो अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया तो इसके तहत बहुत सारे काम किए जा रहे थे। तो अक्टूबर 2020 में एनसीटी एक मीटिंग करती है। एनसीटी वैसे तो बहुत सारे काम कर रही है, आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाइएगा, चेक कीजिएगा, लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रहे हैं, वो लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हर मीटिंग में एक कॉमन बात मिलेगी, क्या, जी। जो भी वो मीटिंग करते हैं उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिक्र होता है कि उसके अनुसार ये चीज किया जा रहा है। अच्छा। यानी ये बात स्पष्ट हो गई है, चाहे वो एनसीटी हो या अन्य जो भी संस्था हैं, वो सीरियसली जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ले रहे हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हर काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हो रहा है तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जानना अति आवश्यक हो गया है। अगर हम वो जान लें तो हमें पता हो जाएगा अब आगे क्या होने वाला है। हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी है और उसको आप देखती हैं कि रोज सुबह 6 बजे वो ये काम करने जाता है, शाम को 4 बजे वो इस काम से रोज जाता है, तो किसी दिन आप छत पर खड़ी हो और कोई और व्यक्ति खड़ा हो और आप उससे कहिए कि ये शाम का 4 बज रहा है, ये यहाँ जा रहे हैं ये काम करने। हाँ जी। अब वो कहे अरे आपको कैसे पता? हाँ। तो क्या जो वो सवाल कर रहा है, क्या वो आश्चर्य वाली बात है? बस वो तो रोज नहीं, उनका काम है, वो हाँ आपको जी। पता है, लेकिन उनको नहीं पता है बस। हाँ। तो उनको क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने रोज उनको देखा नहीं है जाते हुए, हाँ। इसलिए उनको नहीं पता है कि ये अगर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे होंगे। हाँ। और आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने उनको रोज देखा है, उतने बजे जी। वो इस काम के लिए जाते हैं, तो आज भी उसी काम के लिए जा रहे होंगे। अगर सब्जी लेने जाते हैं और हाथ में झोला उनके रोज आपने देखा है, रोज वो 4 बजे सब्जी लेने जाते हैं, आज भी झोला लेकर के 4 बजे निकले हैं, तो पक्का है कि वो सब्जी ही लेने जा रहे होंगे। हाँ जी। तो अब अनजान व्यक्ति तो कहेगा कि आपको कैसे पता? लेकिन आपको तो पता है, क्यों? क्योंकि आपने उनको देखा है। ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा है, उसको जिसने नहीं पढ़ा है उसे कुछ नहीं पता। वो आश्चर्य होता है कि आप ये कैसे कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? और हमने उसको बार-बार पढ़ा है, इसलिए हमें सब पता है, क्योंकि हम जब पढ़े हैं तो वो हम होता भी देख रहे हैं कि ये हो गया काम, ये वाला काम हो गया, ये काम हाँ चालू है, जी। ये हो रहा है, तो हमें सब दिख रहा है। जी। तो एग्ज़ैक्टली सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है और उसी के अनुसार हो रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं, जो कि आप जान लेंगी तो आपको पता हो जाएगा कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो हमें क्या-क्या करना है, और वही हम लगातार बताते हैं, हर किसी को समझाते हैं। लोग जो है पुरानी किसी न किसी भर्ती में उलझे हुए हैं। जी। अभी जैसे याची बनाना, ये वो पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है। लोग उल्लू बना करके 15-15 साल पुरानी भर्ती, 2011 को 15 साल हो गया, हाँ जी। 14-15 साल होगा, उसमें लोग कह रहे हैं हम नौकरी दिलवाएँगे, ये करेंगे, और जबकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को बंद कर दिया है। जी। लेकिन लोग आज भी जो है उल्लू बना रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। अभी मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, एक मोहतरमा अभी कल मैसेज किए हैं पर्सनली हमें, मैसेंजर पर फेसबुक के, कि जी। ये व्यक्ति हैं, इन लोगों ने ये मीटिंग किया था ऐसे-ऐसे जगह पर, हमसे 40,000 रुपए लिए थे, अरे बाप रे! ऐसा-ऐसा किया। अब बताइए एक-एक व्यक्ति से 40,000, 50,000, 10,000, 5,000, 2,000 करके ये लोग ले लेते हैं, और आज तक किसी को कुछ रिजल्ट नहीं मिला और कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है, कोई वापस पैसा नहीं ले पा रहा है। अभी भी लगातार ये सब चल रहा है। हाँ। मेरे पास 2004 भर्ती के लोग कॉल करते हैं, 2007 वाले कॉल करते हैं, 2008 भर्ती आई थी उसके कॉल करते हैं, 2011 वाले कॉल करते हैं, 69,000 वाले, मतलब सारी जितनी भर्तियाँ पिछली हुई हैं, लगभग हर तरह के लोग मेरे पास कॉल करते हैं, और अब तक हम सैकड़ों ऑडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पर। जी। कोई भी सुन लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कोई भर्ती पुरानी जो होती है, वो जहाँ बंद हो जाती है, फिर उसमें कुछ होता नहीं है। हाँ। 2004 में मुलायम सिंह थे, जी। 2007-8 में मायावती थी, जी। 2011 में भी मायावती थी, और 2012 में अखिलेश आए। हाँ जी। और अखिलेश के दौरान 15,000, 16,000, 10,000, 12,000 कई भर्तियां आई। हाँ फिर जी। उसके बाद योगी सरकार आ गई, 68,000, 69,000 भर्ती आई। हाँ। और रिकॉर्ड है कि कोई सरकार पीछे की किसी भर्ती में कुछ नहीं हाथ लगाती है, बिल्कुल भी नहीं। और अपनी भी भर्ती अगर कहीं उलझी है तो उसको वैसे ही छोड़ देती है। हाँ जी। और हम ये एक के लिए नहीं कह रहे हैं, हम हर किसी के लिए कह रहे हैं, योगी सरकार के लिए भी कह रहे हैं, अखिलेश सरकार के लिए भी कह रहे हैं, मायावती सरकार के लिए भी कह रहे हैं, मुलायम सरकार के लिए, और उनसे जो पहले आए होंगे वो भी। क्योंकि हमें नहीं पहले पता था, लेकिन जब से लोग कॉल कर रहे हैं, मेरी बात हो रही है पिछले कई सालों से,
जी। तो हमें पता चला अच्छा ये 2004 वाले हैं। अच्छा आपका क्या हुआ? हम यहाँ कोर्ट से जीते, हम यहाँ कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट से हम ये ऑर्डर ले आए, ये कर लिए, ऑर्डर हाथ में है, हाँ, लेकिन लेकिन मुलायम सिंह नियुक्ति नहीं हो पा रही नियुक्ति है नहीं कहीं मिल रही है, कहीं। कोई सरकार नहीं हुँ, कर रही है। ऐसा नहीं कि हम हुँ, किसी एक को दोष दें, हाँ, सब वही हैं। अब 2004 का कोई है तो उसने तो मुलायम सरकार देखा, हाँ मायावती जी, सरकार देखा, अखिलेश सरकार देखा, योगी सरकार देखा और आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। इसका मतलब जी, सब वैसे ही हैं। तो अब हाँ, ये समझने वाली बात है कि क्या ये सारे लोग गलत हैं? नहीं, एक गलत हो सकता है, सारे गलत नहीं हो नहीं सकते। हो सकते। क्यों ये गलत नहीं है? हम तो कहेंगे हमको नौकरी नहीं मिला तो ये सारे गलत हैं। हुँ, लेकिन हम यहाँ स्वार्थी होकर के देख रहे हैं। हमें हुँ, ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है कि कोई नहीं हाथ लगाता? हुँ, तो उसका सिंपल सा उदाहरण है कि हमें 10 लोगों की ज़रूरत है। आज मेरे यहाँ बर्थडे पार्टी है, 4 लोग हुँ, खाना बनाने के लिए चाहिए, 4 लोग सफाई के लिए चाहिए, 2 लोग अन्य काम करेंगे, 10 लोग की ज़रूरत है। जी, हम बाज़ार में गए 10 लोगों को खोजने, हुँ, इत्तेफ़ाक से हमें 10 की जगह 9 ही मिले। हम कहेंगे हुँ, चलो भैया 9 लोग काम करो। हुँ, तो 9 लोग आ गए, मेरा काम तो चलने लगा। हुँ, अब हम अपना बर्थडे एन्जॉय करें, अपने लोगों को देखें या हम चलें एक व्यक्ति को ढूँढने कि नहीं एक और चाहिए हमें। नहीं हम 9 में ही एडजस्ट कर लेंगे। हम 9 में एडजस्ट करके आगे बढ़ेंगे ना। हुँ, हुँ, भर्तियाँ आती हैं, सरकार को ज़रूरत है लोगों से काम करवाना है इसलिए भर्ती करती है। भर्ती इसलिए नहीं हाँ, करती है कि लोगों को नौकरी देना है। नौकरी देनी है, हाँ, जो काम है, अस्पताल है, स्कूल है, थाना है, इनमें जो काम दिया गया है वो काम करने के लिए लोग चाहिए, इसलिए हाँ, भर्ती होती है। और लोग क्या समझते हैं कि सरकार भर्ती नहीं निकाली, सरकार नौकरी, ये उल्टी सोच है। हाँ, सरकार कभी आवश्यकता के अनुसार ही सर नियुक्ति मिलती है ना? एग्ज़ैक्टली अगर जितनी आवश्यकता होती है सरकार उतने लोगों को ले लेती है, हाँ, बाकी और एक्सेस में लेके उनको तनख्वाह देना ये किसी के बस की बात नहीं है, हाँ, हम भी नहीं कर पाएँगे। हाँ, जैसे एक आम व्यक्ति अगर वो कमाई है 4 नौकर रख लेगा, कमाई अगर हाँ, ज़्यादा है तो 10 नौकर रख लेगा, अगर कमाई नहीं है, लेकिन घर में ज़रूरत तो है, लेकिन फिर भी हाँ, कमाई नहीं है तो नौकर क्यों रखेगा वो? सही बात है, जिद वो खुद करेगा कर खुद ही लेगा मैनेज कर उतना ले। काम। हाँ, और जो है ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है, कमाई नहीं है तब भी नहीं और कमाई है लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, तब भी वो नहीं रखेगा। हाँ तो जी, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो ख़ैर ऐसे ही रहा है पिछला रिकॉर्ड। तो लोगों ने अब तक का जो इतिहास देखा, तो नेगेटिव चीज़ों को लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हाँ जी, उन्होंने नेगेटिव चीज़ों को माइंड में भर लिया है, हाँ, इसलिए मेरी बातें उनको समझ में नहीं आती हैं। लेकिन लोग जी, भूल जाते हैं कि जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया 1999 में, जी, तो उसी के तहत 1,72,000 शिक्षा मित्र रखे गए। हाँ जी, तो उनको ये संख्या नहीं दिखती इतनी बड़ी कि वहाँ पर भी तो किया गया था इतनी बड़ी संख्या में। जी, और 2004 में भर्ती आई 40-50 हज़ार, 2007-8 में आई 70-80 हज़ार, 11 में आई 72 हज़ार, जी, कभी 69 हज़ार, 68 हज़ार। तो लोगों को संख्या ये सब नहीं दिखता है, वो भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। और जब हम कहते हैं 3 लाख लोगों को लिया जाएगा तो उनको लगता है अरे! फालतू बातें हैं। हम कहेंगे 8 लाख पद खाली हैं, अरे फालतू बातें हैं। संदीप सिंह तो ऐसा कह रहे हैं, उनसे अभी पिछले महीने सवाल पूछा गया तो वो कहे हैं कि नहीं सीटें ही नहीं खाली है। लोग सवाल क्या पूछा जा रहा है, वो जवाब क्या दे रहे हैं उसको समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ जी, इसलिए कन्फ्यूज़ रहते हैं और आए दिन जी, अखबार में जो भी न्यूज़ आते हैं, जी, वो न्यूज़ या कोई नेता मंत्री जो बोल रहा है, वो सब लोग पार्ट-पार्ट में सुन रहे हैं, अलग-अलग सुन रहे हैं। जैसे पज़ल होता है, हाँ टुकड़े, जी, टुकड़े, टुकड़े हैं। अब कोई हाँ अगर जी, 1-2 टुकड़ा देखेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा ये क्या है। नहीं समझ में आएगा, हाँ जब जी, उन सारे टुकड़ों को जोड़ दिया जोड़ जाएगा, हाँ जी, तो पिक्चर क्लियर कि हाँ, ये क्या चीज़ है। हाँ जी, ऐसे ही कभी अखबार में कुछ आता है, कभी मंत्री जी कुछ बोलते हैं, अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं। तो उनको लोग आपस में लिंक नहीं करते हैं, रिलेट नहीं करते हैं। जब लिंक करेंगे, रिलेट करेंगे, एक तरफ आरटी एक्ट है, एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एक एक तरफ वर्तमान कंडीशन है, कुछ कोर्ट ऑर्डर्स हैं, लोग आपस में रिलेट नहीं कर रहे इसलिए समझ नहीं पाते। अब आते हैं मूल पॉइंट पर आपका जो सवाल था। जी, तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, जी, ये आरटी एक्ट को ही आगे बढ़ाया गया है। आप जब पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो उसमें जी, साफ-साफ लिखा हुआ है कि आरटी एक्ट को आगे बढ़ाते हुए जी, आरटी एक्ट जो था वो कक्षा 1 से 8 तक था लागू। हाँ जी, अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि आरटी एक्ट प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक लागू रहेगा, यानी कि ओके, प्ले से लेकर के 12वीं तक लागू होगा। हाँ जी, तो अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कह रहा है आरटी एक्ट, तो हमें आरटी एक्ट भी समझना पड़ेगा। आरटी एक्ट क्या-क्या कहता है? जी, आरटी एक्ट कहता है कि प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक, अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंटर तक हो गया, हाँ जी, तो आरटी एक्ट भी इंटर तक हो गया। हाँ जी, तो दोनों एक तरह से समान अर्थी हो गए।
हाँ, तो हम कहीं अगर आरटी एक्ट बोलेंगे या राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलेंगे, दोनों का अर्थ समान एक ही मिलेगा, बात है। हाँ जी, क्योंकि अब दोनों का दायरा वहां तक हो गया है। हाँ जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है, आरटी एक्ट कहता है कि प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक टेट पास कैंडिडेट ही पढ़ाएगा। ओके। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हुई है। जी, लेकिन कानून बना देने से या नीति या योजना बना लेने से वो लागू नहीं होता है। जी। लागू होता है कि जो संस्था जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है नियम लागू कराने की, यानी एनसीटी, हुँ, वो जब गजट जारी करेगी उस दिन से वो लागू माना जाएगा। हुँ, तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब ये कह रहा है कि प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक ट्रेंड और टेट पास रहेगा, एनसीटी ने इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, गजट जारी नहीं किया है, इसलिए अभी फिलहाल पुरानी वाली ही कंडीशन है। ठीक है। ओके। हुँ, तो जो सीटें हैं वो नया अनुपात लागू जो हुआ था आरटी एक्ट के तहत, जिसको कि लागू किया नहीं गया, जी, उसके तहत अब लागू करना है। और नई नई योजनाएं चला करके गवर्नमेंट जो आरटी एक्ट में मानक बनाए गए थे उन सबको अब लागू करना है। तो आरटी एक्ट कहता है कि हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, अगर 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसका सेक्शन बनेगा। हाँ जी, और मात्र 2 महीने हुए हैं, योगी जी ने घोषणा किया था कि हर स्कूल में 3-3 सेक्शन हर कक्षा का हम बनाएंगे। जी, अभी ये 2 महीने पहले की न्यूज है, अखबार में आई थी। जी, तो अभी इतना संभव नहीं है, वो आज घोषणा की है, इसको लागू होने में 5 साल लग जाएंगे। तो अभी हुँ, हम इस पर नहीं जाएंगे, अभी हम जो पिछली कंडीशन उस पर जाएंगे। तो पिछली कंडीशन जी, ये है कि यूपी के अंदर 1,58,000 प्राइमरी विद्यालय हैं, जी, 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। जी, तो आंगनबाड़ी को यूपी सरकार 2020 में जब लागू हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद जी, से लगातार प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका नाम है, बाल हाँ, वाटिका में कन्वर्ट कर रही है। जी, बाल वाटिका सबसे पहले इसका शुभारंभ हुआ था केंद्रीय विद्यालय में 51 विद्यालयों से। जी, वहां पर अक्टूबर में ही जो है टीचर रखे गए, ये शुरुआत किया गया और संविदा पर रख करके अभी काम चल रहा है। 2 सेशन हो चुका है बाल वाटिका को, दूसरा चल ओके, रहा है। अब वही बाल वाटिका यूपी के अंदर आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है और हर साल लगभग लगभग 25,000 आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है। ओके, और दूसरी तरफ एक योजना यूपी के अंदर चल रही है कायाकल्प, जी, और उसी के तहत स्कूलों को तेजी से हर साल लगभग 25,000 स्कूलों को फर्नीचर दिया जा रहा है और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, हाँ जी, और तेजी से हो रहा है। जी, और स्कूल जो थे, प्राइमरी था, आंगनबाड़ी था, जूनियर था, अलग अलग चल रहे थे। जी, अब वहां पर अगर प्रिंसिपल देना है तो प्राइमरी को भी अलग से प्रिंसिपल देना है, जूनियर को भी देना है, आंगनबाड़ी को भी। तो इसको हुँ, गवर्नमेंट ने देखा कि ये हैं तो अगल बगल ही, हुँ, तो 3 प्रिंसिपल की क्या जरूरत है। हुँ, इनको उन्होंने देखा कि एक ही जगह है तो इनकी बाउंड्री करके एक कैंपस कर दिया जाए। हुँ, हुँ, तो पहले 3 विद्यालय कागज पर दिखते थे। हुँ, अब कागज की बात करेंगे, अखबार की बात करेंगे, तो अखबार वाले कहते हैं कि स्कूल घट गए। हाँ, हुँ, घट गए, बिल्कुल घट गए। पहले 3 गिनती होती थी, अब जब 1 बाउंड्री कर दिया गया तो अब उसको 3 नहीं गिना जा रहा है, अब उसको 1 गिना जा रहा है। हुँ, तो कागज पर तो स्कूल घट गए, लेकिन क्या वास्तव में घटे हैं? नहीं, वो कैंपस सिर्फ 1 किया गया है। तो लोग नेगेटिव बात करने वाले ये बात करते हैं कि स्कूलों की संख्या ये सरकार घटा रही है। हुँ, वो कागज का सिर्फ देख रहे हैं, हुँ, जमीन पर क्या हो रहा है वो जाके नहीं देख रहे हैं। हुँ, जो वहां पर है वो बता सकता है, जो देखा होगा। तो स्कूलों की संख्या घटी है, हाँ वास्तव में घटी है, लेकिन कागज पर घटी है। स्कूल वो सारे चल रहे हैं आज भी, बस हाँ जी, कैंपस उनका एक करके उनको कंपोजिट विद्यालय बना दिया गया। हुँ, हुँ, तो पहले होता था ये आंगनबाड़ी है, ये प्राइमरी विद्यालय है, ये जूनियर विद्यालय है, 3 जगह हुँ, रिकॉर्ड चल रहा था। अब वो कंपोजिट विद्यालय में गिनती होती है उसकी। हुँ, हुँ। तो विद्यालय अब सारे चल रहे मतलब हैं। ऐसे समझ लें कि प्ले ग्रुप से लेकर इंटर तक का जो जो भी क्लासेस हैं वो एक साथ मर्ज कर दी गई हैं, हाँ, क्यों है किया ना? गया? इस तरीके हाँ, से। क्यों किया गया कि एक प्रिंसिपल दे देंगे, प्रिंसिपल को सिर्फ मैनेजमेंट देखना होता है, पढ़ाना नहीं होता है, उसको हाँ इतने काम जी, नहीं होते हैं। तो जी, एक प्रिंसिपल अगर दे दिए, एक उप प्रिंसिपल दे दिए, या दोनों दे दिए या एक ही दे दिए, तो भी वो तीनों को मैनेज कर लेगा। हुँ, अगर हम वहाँ एक गेट है, एक चपरासी दे देंगे, तो वो चपरासी एक गेट पर खड़ा होकर के वो दिन भर देख लेगा। हाँ, अभी पिछले साल अखबार में न्यूज़ भी आई थी कि हर विद्यालय को 2 चपरासी और 2 सफाई कर्मी देंगे। अब ये भर्ती जी, 2024 में या 2025 में होगी, जी, घोषणा हो चुकी है, 2-2 देंगे हर जगह। तो अब क्या हुआ कि कंपोजिट हो जाने से वहाँ एक ही प्रिंसिपल से काम चल जाएगा। हुँ, 2 चपरासी दे रहे हैं तो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे रात का छोड़ दिया जाए तो 16 घंटे, 8-8 घंटे 2 चपरासी ड्यूटी कर लेंगे। हाँ जी, चपरासी कह लें या सुरक्षाकर्मी कहा गया। हाँ, हाँ, और सफाई कर्मी, वो भी 2 दिए जाएँगे। तो 2 जब सफाई कर्मी दिए जाएँगे तो विद्यालय
खुलने से पहले एक काम कर लेगा, विद्यालय खुलने के बाद एक काम कर लेगा, और विद्यालय के दौरान दोनों जो है यूज में रहेंगे, कोई ना कोई काम करते रहेंगे, तो ड्यूटी हाँ उनकी जी चलती रहेगी या टाइम बांट दिया जाएगा जैसे भी। जी तो जी। अब क्या हो रहा है कि 1 या 2 देने से 3-3 विद्यालय जो अलग-अलग थे, उनको अलग-अलग 2-2 देते 6 देना पड़ता, 1-1 देते हाँ 3 जी देना पड़ता। अब यहाँ पर हमारा जो 1 को देना पड़ता, उसी 1 से तीनों मैनेज हो जाएगा, खर्चे जी। बच गए। लाइब्रेरी 1 बनाएँगे, वही 1 लाइब्रेरी तीनों को काम आ जाएगा। हाँ 1 लाइब्रेरियन दे देंगे, वो मैनेज कर लेगा। हाँ जी तो जो क्लर्क वगैरह, लाइब्रेरियन, चपरासी या सफाई कर्मी, प्रिंसिपल जो भी पद होंगे, अब वो आसानी से भरे जा सकते हैं, बहुत बड़ा बजट नहीं आएगा, और ये भी अब रहेंगे तो व्यवस्था अच्छे से चलेगी, मनमानी नहीं होगी। प्रिंसिपल रहेगा तो कमांड रहेगा, जी नहीं तो टीचर्स तो कोई अगर हेड बना दिया गया है उनके बीच का, अगर उसने थोड़ा-सा लहज़ा बदल के थोड़ा ऑर्डर के रूप में बोला, अच्छा हम तुम्हारी बात मानेंगे, हाँ? हम्म। मतलब उसको ये लगता है ये तो मेरे बराबर वाला है, ये हमको कैसे ऑर्डर दे सकता है? हाँ जबकि हाँ। उसको बनाया गया है हेड, हम्म फिर भी वो उसकी बात नहीं मानते हैं। क्यों? उसको लगता है ये तो मेरे साथ वाला है, मेरे बराबर वाला है, हम इसकी ऑर्डर क्यों मानें? लेकिन हम्म। प्रिंसिपल जब कहेगा, तो वहाँ नहीं बोल पाएँगे लोग। हाँ जी तो कमांड अच्छे से होगा सारी चीज़ों को। एक गेम टीचर दे देंगे तो वो प्री प्राइमरी से पूरा जो है ऊपर तक देख लेगा, जूनियर तक। आराम से वो 2-2 पीरियड ले लेगा हर जगह पूरे हफ्ते में। योगा टीचर दे देंगे, कला शिक्षक दे देंगे, जो भी देंगे उस टीचर का, उस व्यक्ति का हम पूरा यूटिलाइज़ कर लेंगे उसके समय का। जब सैलरी देंगे 40,000 80,000, जी तो उसका हमें रिज़ल्ट भी तो मिलना चाहिए ना। जी जी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें परिवर्तन हो रहे हैं। तो अब जब गवर्नमेंट ये सब प्लान कर रही है, तो नया जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग भर्ती भी करनी होगी। जी अच्छा, भर्ती करने से पहले एक चीज़ और यहाँ पर आता है सामने, कि विद्यालय जो हैं, उनमें अभी ऐसी कंडीशन थी कि पता चला कि प्राइमरी है 1 से 5 तक कक्षाएँ चलनी चाहिए, जी। चल भी रही है, लेकिन कमरे सिर्फ़ 2 हैं। हाँ पता चल रहा है कि एक ही कमरे में 2-2 3-3 कक्षा के बच्चे बैठ रहे हैं, या पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, बाहर बैठ रहे हैं। जी। या दूसरी एक कंडीशन थी कि कक्षाएँ तो वहाँ 5 हैं, लेकिन हाँ। वहाँ पर 1-2 शिक्षा मित्र हैं, 1 आध सहायक अध्यापक हैं, टीचर भी नहीं हैं। हम्म। तो अब ये था कि टीचर दिया जाए, तो टीचर देंगे तो फिर वही कंडीशन बनी रहेगी, वो पढ़ाएगा कहाँ? कमरा तो है ही नहीं है। हाँ तो गवर्नमेंट ने, जब से ये आई है 2017 से गवर्नमेंट, इन्होंने टीचर की बहुत खास भर्ती नहीं की। बस जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाएँ, तो उनसे जो खाली पद थे, उन्हीं को 2 भाग में बाँट करके 68,000 और 69,000 2 भर्ती कराए। जी। और जैसे जो व्यवस्था चल रही थी, धीरे-धीरे वही चलाते रहे। पैसा ज़्यादातर जो है वो खर्च कर रहे थे फर्नीचर, बिजली, पानी, अन्य सारी चीज़ों पर। हाँ बिल्डिंग वगैरह हाँ, बनवाने में। सिर्फ़ टीचर को रख देने से पढ़ाई नहीं हो जाएगी, वहाँ हाँ जी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर जो जी। है स्कूल चल रहा है, वहाँ चौक ही ना हो, हम्म तो पढ़ाई कैसे वो टीचर कराएगा? बोर्ड ही ना हो। हम्म गर्मी हो रही है एकदम भरी दोपहर में, पसीना टपक रहा है, एकदम तप रहा है, पंखा तक हम्म। नहीं है, तो वहाँ पर उस माहौल में ना बच्चे पढ़ना चाहेंगे, ना टीचर पढ़ाना चाहेगा। हाँ जी। ठंडी है, कमरे में बैठने की जगह नहीं है, बच्चे आएँ तो बाहर बैठेंगे ठंडी में। मतलब इन हम्म हालातों को देखते हुए पहले निर्णय लिया गया कि जैसे जो चल रहा है, चलने दिया जाए। जो हम्म। भर्तियाँ जैसे धीरे-धीरे हो रही थी, उनको वैसे ही किया जाए। पहले टीचर को हम रख लेंगे, तो हर महीने उसे सैलरी देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा हाँ। उधर खर्च हो जाएगा, फिर हम व्यवस्था हम्म। नहीं कर पाएँगे। हाँ। जो कि बिहार सरकार कर रही है, बिना स्कूलों में सुधार के पहले टीचर रख रही है। हम्म। तो उनका ज़्यादा पैसा तो टीचर को सैलरी देने में जा रहा है। जी। अब वो स्कूलों की व्यवस्था कहाँ सुधार पाएँगे? तो देखिए वहाँ क्या हो रहा है, झोपड़ी बना-बना के, खुले मैदान हम्म। में झोपड़ी बना कर के, उसमें स्कूल चला रहे हैं। लेकिन जी। यूपी सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हम पहले बड़े पैमाने पर टीचर नहीं रखेंगे, पहले बड़े पैमाने पर कायाकल्प करेंगे, और कायाकल्प हम्म। योजना चला करके पिछले 5-6 सालों में पूरे स्कूलों की कंडीशन बदल दी है, मार्बल तक लग गए स्कूलों में, टाइल्स लग गए, ओके। बायोमेट्रिक हो गया, हम्म बिजली, पानी, शौचालय वो भी आरओ लग गया है स्कूलों में। तो ये जो पैसा, बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान हाँ, दिया पहला पहले। फ़ोकस इन्होंने इस पर किया। हम्म 2021 में यूपी सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से जब बजट मिला, और कहा गया हर राज्य को कि भैया अपने यहाँ कमरे सुधारिए, कमरे जी। जो खराब हैं उनको मेंटेनेंस कीजिए, हाँ और जो हाँ। कम हैं, जितने कमरे कम हैं, कक्षाएँ जितनी हैं उसके अनुसार गिन करके हर कक्षा के लिए अलग-अलग कमरा व्यवस्था कीजिए। तो यूपी हाँ जी। गवर्नमेंट ने 2021 में एक योजना चलाई, हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना। हाँ जी। उसके तहत प्लान किया गया, और कई लाख कमरे, अभी हमें डाटा नहीं याद आ रहा है, पिछले हम्म। कुछ वीडियो वगैरह हम डाले होंगे, उसमें हमने सब दिखाया है रिकॉर्ड और बताया जी है। जी। कई लाख कमरे तैयार करने की योजना थी, और वो जो है कमरे तैयार किए गए, फिर 31 मार्च 2023
23 को इस पर डाटा मांगा गया, रिपोर्ट मांगा गया। जब रिपोर्ट आया तो कुछ हजार बाकी थे स्कूल बनने, तो उनको फिर से बजट जारी करके वो दिया गया। वो टारगेट लगभग अब पूरा हो रहा है, मैक्सिमम जगह जी कमरे बन गए हैं। तो एक योजना यूपी गवर्नमेंट ने पूरा कर लिया, बड़ा था वो, कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा। जब कमरे बन गए तो अब बच्चों को एक कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है, अब अलग अलग बैठ सकते हैं। लेकिन अभी उनको वैसे ही काम चलाया जा रहा है। अब जो है गवर्नमेंट बढ़ रही है भर्ती की तरफ, कि अब जब जी जो है ये हो गया तो अब नई योजना आने जा रही है, हर जी कक्षा में शिक्षक योजना। जी ये केंद्र सरकार लेकर आने जा रही है। जी दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहता है कि जितनी भी संविदा योजनाएं हैं, योजना, संविदा जी नहीं, संविदा योजना योजना, संविदा तो रहेगा, लेकिन जो हम्म, संविदा योजनाएं हैं, जैसे कौन कौन से, शिक्षा मित्र योजना, जी जी अनुदेशक योजना, हम्म, अनौपचारिक शिक्षक योजना, प्रेरक जी योजना, या जी पैरा शिक्षक योजना, हम्म, अतिथि शिक्षक योजना, जो भी जी योजना के रूप में कई सालों से चल रहे हैं, 5 साल 10 साल इस तरह से चल रहे हैं, 20 साल इस तरह से जो चल रहा है, इन योजनाओं को बंद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि संविदा वाले हैं और संविदा वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभाते नहीं है, न उन पर जवाबदेही बन पाती है। जी तो ये योजनाएं बंद करना है। इसका रखा गया था कि ये 2022 से शुरुआत हो जाएगी। हम्म, तो अब ये होने जा रहा है। तो जितने संविदा शिक्षक हैं वो पद खत्म करने हैं, जो योजनाएं हैं उनको हम्म, परमानेंट करना है। तो जी जाहिर सी बात है, परमानेंट करेंगे तो उतने पद वो भी भरेंगे। हाँ और जो हर कक्षा में, अब जैसे यूपी की बात कर लें, 1,57,000 प्राइमरी विद्यालय हैं। जी 1 से 5 तक 5 कक्षाएं एक विद्यालय में अगर चल रही हैं, हम्म हर विद्यालय में 5 जो है शिक्षक होने चाहिए। हम्म, तो अगर 1,57,000 को आप 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 8 लाख के आसपास का आंकड़ा आएगा। हाँ जी तो यूपी में 8 लाख प्राइमरी शिक्षक होने चाहिए जी इस मानक के अनुसार। हम्म, लेकिन वर्तमान जो कंडीशन है, जब ये 69,000 भर्ती हो गई है, जी क्योंकि हर साल 10 से 15,000 टीचर रिटायर भी होते हैं। जी तो जब ये भर्ती हो गई है और आज का जब आंकड़ा आप देखेंगी, तो वर्तमान में 1.5 लाख के आसपास परमानेंट टीचर पढ़ा रहे हैं प्राइमरी जी विद्यालयों में। जी अन्य जो है वो संविदा वाले शिक्षा मित्र वगैरह हैं। जी तो 8 लाख लगभग टीचर होने चाहिए, जिसमें से 1.5 से 2 लाख के आसपास शिक्षक इस समय पढ़ा रहे हैं। जी तो लगभग यूपी में 6 लाख के आसपास पद खाली हैं। ओके लेकिन लोग जब संदीप सिंह जी से सवाल पूछते हैं सदन में, जब चल रहा होता है सदन, या जी आरटीआई लगाकर पूछते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं एक ही बात, क्या, हमारे यहाँ तो टीचर सरप्लस हैं, ज्यादा हैं। अब लोग कंफ्यूज कि भैया हाँ आप तो आंकड़े ऐसे गिना रहे हैं, वो तो ऐसा हाँ बोल रहे हैं। हाँ तो ये जो कंफ्यूज रहते हैं, वो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि वो पहले सुनते नहीं है कि सवाल क्या किया गया। जी वो सुनते नहीं है कि जवाब दिया क्या जा रहा है। अगर किसी से सवाल पूछा जाएगा, सूरज किधर से निकलता है, तो उसका जवाब पूरब होगा। जी और अगर किसी से पूछा जाए सूरज किधर ढलता है, उसका जवाब पश्चिम होगा। पश्चिम होगा जी। तो अगर कोई पश्चिम बोल रहा है तो हम कह रहे हैं ये तो गलत बोल रहा है। हमने जो आप सवाल लोग, नहीं सुना कि वो बता रहा है कि सूरज हाँ, पश्चिम में डूबता है, तो अस्त एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही लोग जो है समझ नहीं पाते हैं या सवाल पर ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा ये भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि अगर कोई कह रहा है कि सूरज पूरब से निकलता है, तो वो हम्म एक वाक्य नहीं कह रहा है, इसके साथ 3 वाक्य और जुड़े हुए हैं। क्या? हम्म एक वाक्य ये कि सूरज उत्तर से नहीं निकलता है, हाँ सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, हाँ सूरज सूरज दक्षिण पश्चिम से से भी भी नहीं नहीं। निकलता, यानी जी 3 ये कहने की जरूरत नहीं है, उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं। हम्म तो लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि 3 और निष्कर्ष हम खुद भी निकाल लें, हम्म इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो संदीप सिंह से जब पूछा जाता है सवाल कि आपके यहाँ वर्तमान में ये आंकड़े कितने हैं, तो वो हम्म स्पष्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ जो अप्रूव्ड सीट हैं वो इतनी हैं, हम्म मान्यता प्राप्त सीट इतनी हैं, हम्म हमारे यहाँ शिक्षक इतने हैं। हम्म तो इतनी सीट के अनुसार इतने शिक्षक या इतने बच्चों के अनुसार 30 मानक के अनुसार इतने शिक्षक हमारे पास पर्याप्त हैं, ज्यादा हैं। अब जी ये समझना होगा कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जो अप्रूवल मिला है सीट, सिर्फ वो उनकी बात कर रहे हैं, वो पूरे सीट की बात नहीं कर रहे हैं। और हम क्या हाँ बात हाँ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक विद्यालय में 5 शिक्षक होने चाहिए, 1,57,000 है, तो हम मल्टीप्लाई पूरा कर ले रहे हैं। हाँ जी लेकिन अब ये भी देखना होगा ना कि यूपी सरकार को हर विद्यालय में कितने जो है क्लासेस के लिए, टीचर के लिए अप्रूवल मिला हुआ है केंद्र से, क्योंकि केंद्र सरकार जी बजट देती है। जी जी अगर वो बजट हर विद्यालय में 2 ही टीचर के हिसाब से देने को तैयार है, तो वहाँ 2 ही टीचर का अप्रूवल मिला होगा। हाँ जी हाँ जी तो वो तो जब भी आप आंकड़े मांगेंगे वो सरकारी आंकड़े देंगे। जी तो वहाँ वो उस आंकड़े की बात करते हैं जो वर्तमान में उनको अप्रूवल मिला हुआ है। हम्म दूसरा,
जब बात आती है 30 और 1 अनुपात की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है, आरटीआई कहता है कि ये हर कक्षा में लागू होना है। जी। लेकिन जब संदीप सिंह जी आंकड़े देते हैं तो कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इतने बच्चे हैं और इतने शिक्षक हैं, और 30-1 के अनुसार इतने बच्चों पर इतने शिक्षक होने चाहिए, और हमारे पास इतने शिक्षक हैं, हमारे पास शिक्षक पर्याप्त हैं या ज्यादा है। तो वो तो पूरे प्रदेश के बच्चों को एक साथ लिए, पूरे प्रदेश के टीचर को एक साथ ले लिए। हाँ। अब कल्पना कीजिए, एक विद्यालय है, उसमें 50 बच्चे कुल पढ़ते हैं, 5 हाँ जी। कक्षाएं हैं, तो 30-1 के अनुसार तो वहां 2 टीचर पर्याप्त है। हाँ जी। लेकिन अगर वो 50 बच्चे हैं तो वो 50 बच्चे 1 या 2 कक्षा के नहीं है, 5 कक्षा के हैं। हाँ जी। तो 5 कक्षा है तो 5 टीचर चाहिए ना। हाँ। लेकिन मानक के अनुसार 30-1 के अनुसार तो वहां 2 टीचर पर्याप्त है। तो जब वो पूरे प्रदेश का काउंट कर रहे हैं एक साथ, तो वो हर कक्षा वाला मानक तो नहीं लागू हुआ। तो वो पूरे प्रदेश के बच्चों की गणना ले लिए, पूरे प्रदेश के टीचर की गणना ले लिए, और उसके आधार पर कह दे रहे हैं भैया देखिए हमारे पास इतने बच्चे हैं, इतने शिक्षक हैं, टीचर तो हमारे पास ज्यादा है मानक के अनुसार। तो फिर लोग कंफ्यूज कि ये तो ऐसा बोल रहे हैं, तो वो कहाँ गलत बोल रहे हैं। वो जो लिखित में दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे काउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब भी वो शिक्षक शब्द यूज करते हैं तो बड़े जी। चालाकी से यूज करते हैं। वो लोग सवाल ही गलत करते हैं, पूछ देते हैं शिक्षक, तो जब शिक्षक की बात आएगी तो वो परमानेंट शिक्षक भी बताएंगे और संविदा हाँ वाले भी बताएंगे, तो वहाँ वो सबको जी। काउंट कर। भाई आप सवाल पहले उनसे सही सही अलग अलग आंकड़े मांगिए तो अलग अलग देंगे वो। जी। तो पहले आप सवाल तो सही कीजिए। तो अखबारों में जो भी न्यूज आता है, तो जब ये लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं और उधर से उसी अनुसार जवाब आता है, वही अखबार में आता है, तो फिर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अरे इतनी ही सीटें हैं, ऐसा है वैसा है। खैर, तो कुल मिलाकर के यूपी के अंदर 8 लाख सीट हैं, जी। करीब करीब 2 लाख से कम शिक्षक हैं, 6 लाख के आसपास सीट है। 6 लाख सीट एक दिन में नहीं भरी जाएगी, एक साल में नहीं भरी जाएगी, क्योंकि सबको पता है बजट से हर काम होता है, बजट अचानक नहीं आ जाएगा। तो अखबार में आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद कि यूपी सरकार क्रमशः जो है भरेगी सीटें। पहले जी। चरण में लगभग 3 लाख, उसमें अखबार में था कि 2.25 लाख से ज्यादा सीटें भरने की तैयारी है। तो जी। हम आंकड़ा 3 लाख पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2011 से 2018 तक भर्तियां हुई हैं, जी। और इनमें लोग रह गए हैं जो कि नियुक्ति से वंचित हैं, और पुराने लोग हैं, और गवर्नमेंट जो है पुराने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, उनका टेट आजीवन कर रही है। जी। उनसे संबंधित जैसे 2011 वाले हैं जो बीएड किए हैं, हाँ तो उस वक्त बीएड होता था, 45% पर भी एडमिशन हो जाता था। जी। तो उनके लिए एक गजट एनसीटी ने जारी किया कि जुलाई 2011 से पहले जो भी बीएड में एडमिशन ले लिया था, और अगर उसका जी। प्रतिशत जो है ग्रेजुएशन में 50 से कम है, हम्म तो वो वैलिड। तो यहाँ हम्म पर एक चीज ध्यान देने वाला था कि आखिर एनसीटी को कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी कि 2011 से पहले वालों के बारे में सोच रही है, वो भी 2019 में गजट जारी हो रहा है। तो कहीं तो कुछ चल रहा है पीछे के लोगों को। जी। तो इसका जवाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। जब लोग लिंक करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है, एनसीटी भी वैसा ही कुछ काम करती दिख रही है, सब जब लिंक करेंगे, सब पर जब नजर रखेंगे, सब होता सामने दिखे, हो रहा है सब कुछ सामने, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस पजल है, अलग अलग हो रहा है, तो लोग उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। जी। तो पिछले वर्ष 2021-22 में चलाया गया हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना। जी। किसी को ये भी नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोगों को ध्यान ही नहीं दिए होंगे कि हमसे क्या मतलब है, हमको तो नौकरी चाहिए। तो वो योजना पूरी हो चुकी है। जी। अब जो है केंद्र सरकार घोषणा करने वाली है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो जी। ये जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद जी। भर्तियां होंगी। तो भर्ती 2 तरह की होती है, जी। लोगों को ये भी नहीं पता है। जैसे पुरानी भर्तियां हुई हैं, उसमें कोई डेथ हो गया, कोई हाँ रिटायर हो जी। गया। हाँ हाँ आश्रित कोटे से आप कह सकते हैं शायद। नहीं नहीं, हम दूसरी बात कहने जा रहे हैं। जी। जैसे मान लीजिए कि यूपी सरकार के पास इस समय 2 लाख पद हैं, हाँ जी। पर टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, जी। तो लोग रिटायर भी हो रहे हैं, जी। डेथ भी हो रहे हैं, जी। छोड़ करके किसी और भर्ती में उनका हो गया सिलेक्शन, कहीं और चले गए। तो इस तरह से सीटें खाली हो रही हैं हमेशा। हाँ हाँ तो ये जो सीटें जो कि पहले भरी गई थी लेकिन अब खाली हो रही हैं, जी। तो ये सीटें भरने का अधिकार राज्य को मिल जाता है। जी। लेकिन जब कोई नई योजना आती है पहली बार, तो उसके तहत जो सीटों का अप्रूवल मिलता है, जी। वो सीटें पहली बार राज्य सरकार नहीं भरती है, वो केंद्र सरकार भरवाती है। अच्छा। काम तो करेगी राज्य सरकार ही, भरेगी राज्य सरकार ही, लेकिन केंद्र सरकार जब तक अप्रूवल नहीं देगी, जब तक बजट नहीं देगी, जब तक कहेगी नहीं, राज्य सरकार अपने मन से नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अपने पास जो सीटें हैं उस पर राज्य सरकार अपने तरीके से भर्ती निकाल कर उसको भर सकती है। तो यूपी के अंदर जो सीटें ऐसे खाली हुई हैं,
वो बताए जाते हैं कि 51,000 के आसपास हैं वर्तमान में। ओके। एग्जैक्टली आंकड़ा क्या है वो भविष्य में आएगा सामने, लेकिन जो बताया जी। जाता है वो 51,000। तो ये तो राज्य सरकार भरेगी, और राज्य सरकार सुपर टेट करा रही है वैसे ही भरेगी, ठीक है। जी। और राज्य सरकार ने एक नया आयोग बना दिया है, जी। वो इस महीने सदस्य उसके चुन लिए जाएंगे, अगले महीने से काम करना शुरू कर देगा, फरवरी से। और ओके। यूपी के अंदर जो बेसिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था, अब ये सब खत्म किए जा रहे हैं, सबको मर्ज करके एक नया आयोग बन रहा है, शिक्षक सेवा चयन आयोग। ओके। ये स्पेशली हर लेवल पर शिक्षक से संबंधित काम करेगा, भर्ती करना या शिक्षा से संबंधित हर काम वही करेगा। तो इनके सदस्यों की भर्ती शुरुआत हो चुकी है, आवेदन अभी जनवरी में लिए गए हैं, अब उस आवेदन पर चयन हो जाएगा, फरवरी से ये काम करेगा, जी। ठीक है। सर, तो जैसे हम लोग हैं 2011 वाले, और अभी ये जो नियुक्तियां जैसा कि आप बता रहे हैं आएंगी आगे आने वाले वर्षों में, तो इसमें आयु सीमा क्या रहेगी? बता रहे हैं, इसीलिए तो पूरा इतना लंबा हिस्ट्री आपको बता रहे हैं कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हाँ जी। तो फिर जो नेगेटिव न्यूज कहीं से भी सुनने को मिलते हैं या कुछ भी आ जाता है तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि अब ये क्या है, तो इधर उधर भागने लगते हैं, दिमाग इधर उधर भागता है, वो चीज नहीं होगा। तो अभी आयु पर भी आ जाएंगे। तो जी। ये तो क्लियर हो गया कि राज्य सरकार जो अपने सीट खाली हैं ये भरेगी। हाँ जी। तो जो नई योजनाएं आने वाली हैं, जैसे जी। हर कक्षा में शिक्षक योजना, ये केंद्र सरकार घोषणा करेगी, केंद्र सरकार बजट देगी, उसके बाद राज्य सरकार भरेगी। तो जब केंद्र सरकार कोई चीज लेकर आती है तो उसमें तरह तरह की छूट भी देती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर काम होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। जैसे हमारे यहाँ बर्थडे है, पार्टी है, 10 लोगों की जरूरत है, हाँ। हम गए बाजार में, वहां पर 100 लोग खड़े हैं, तो हम देखेंगे कौन जो है हट्टा कट्टा है, कौन स्वस्थ है, ऐसे लोगों को हम लेकर के आना चाहेंगे। हाँ जी। लेकिन अगर हम गए हैं 10 लोग की जरूरत है और बाजार में हमको 5 ही लोग मिल रहे हैं, 6 लोग ही मिल रहे हैं, अब हम ये नहीं देखेंगे कि कौन माहिर है काम करने में, कौन मोटा है, कौन पतला है, क्या भैया चलो 6 लोग, कुछ तो काम करोगे। हाँ। तो जब इतने बड़े पैमाने पर भर्ती करना है तो सरकार को कुछ चीजों में जो है मानक को थोड़ा सा ढील देना होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर भर्ती करनी है। अगर इतना काट छाट करेंगे तो फिर वो कर भी नहीं पाएंगे, उनकी योजना सफल नहीं हो पाएगी पूरी तरह से। जैसे शिक्षा मित्र योजना देख लीजिए, बस इंटर पास थे, रख लिए गए, जी। कौन कैसे पास किया उसको कुछ आता है नहीं आता है, इस पर कोई उनका ना इंटरव्यू हुआ ना कोई एग्जाम हुआ। उस वक्त बस जरूरत है, भैया तुम अपने गांव में सबसे ज्यादा नंबर वाले हो, आ जाओ। नंबर कहाँ से लाए हो, गाजीपुर से पास किए हो, नकल से पास किए हो, तुम्हारी अपनी खुद की सर्टिफिकेट है या तुमने कंप्यूटर से प्रिंट करा लिया, इसकी जांच तक नहीं हुई, जी। जी। बस रख लिए गए। तो जब कुछ बड़े पैमाने पर होता है तो थोड़ा बहुत अनदेखा कर दिया जाता है चीजों को, या छूट दे दिया जाता है। जी। तो जब केंद्र सरकार ये योजना चलाएगी तो उसमें प्लानिंग है पुराने लोगों को लेने का, तो उनको पता है कि जब हम पुराने लोगों को लेने जाएंगे तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। इस पर भी कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है और इस पर भी काम हो रहा है। उसी के तहत टेट आजीवन किया गया, उसी के तहत 2011 से पहले वालों को 50% की छूट दी गई। जी। हम 2 उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे न जाने कितने गजट जारी किए गए हैं पिछले कुछ सालों में, जी। पीछे के लोगों के लिए तरह तरह के बदलाव किए गए। जी। तो ये इसलिए किए गए हैं कि पीछे के लोगों को वरीयता देना है। जब पीछे के लोगों को वरीयता देंगे, तरह तरह की छूट देंगे, तो एक समस्या और आएगी, उम्र की। जी। तो ये उम्र की छूट हमेशा तो नहीं देना है कि इसके लिए गजट जारी किया जाए, हाँ। हाँ। ये तो बस जब हम ये योजना चलाएंगे तभी करना है। हाँ लेकिन जी। अन्य चीजों में तो हम हमेशा के लिए करना है, टेट आजीवन हमेशा के लिए करना था। जी। परसेंट में जो छूट पीछे वालों के लिए था वो हमेशा के लिए करना था, इसलिए उसका गजट जारी हो चुका। जी। ये उम्र वाला कभी भी देखेंगे, कोई भी छूट उम्र वाला जब होता है, इसके लिए कभी भी अलग से गजट नहीं जारी होता है। जब विज्ञापन आता है, जी। उस विज्ञापन में जी। छूट दिया जाता है, या तो विज्ञापन के साथ दिया जाता है या जी। विज्ञापन जारी होने के कुछ दिन बाद अलग से घोषणा की जाती है। जैसे अभी पुलिस भर्ती आई है, जी। उसमें जो नियम शर्त हैं उसी के अनुसार विज्ञापन आया, जी। 60,000 पुलिस भर्ती आई हुई है। हाँ। और फिर 1 हफ्ते बाद अलग से घोषणा किया गया क्या, कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको हम 3 साल की छूट देते हैं। जी। तो ये जो छूट वाला है, जी। इसके लिए अलग से गजट जारी करने की जरूरत नहीं होती है। जब विज्ञापन आता है उस वक्त अलग से घोषणा होता है। तो ऐसे ही जब ये हर कक्षा में शिक्षक योजना चालू होगा, जी। इसके तहत वर्षवार नियुक्ति की घोषणा होगी, तो इसमें सारे नियम बताए जाएंगे और जो जो छूट दिए जाने हैं उसकी अलग से घोषणा होगी। उसमें उम्र से भी छूट दिया जाएगा। जी। उदाहरण के लिए जी। 69,000 भर्ती हुआ है, 68,000 भर्ती हुआ है, जी। नियम में बदलाव नहीं किया गया उम्र में, जी। लेकिन शिक्षा मित्रों को इन दोनों में अलग से घोषणा करके विज्ञापन में
छूट दिया गया और 58 साल वाले लोगों ने भी नियुक्ति लिया है, ओके तो आगे उम्र में छूट रहेगा। जी। अब सर जैसे हमने सुपर टेट तो किया नहीं हुआ है, तो क्या हमें वो करना अनिवार्य है? पहली बात तो सुपर टेट, टेट या फिर बीएड या फिर हाई स्कूल इंटर जैसा कोई सर्टिफिकेट या एलिजिबिलिटी नहीं है। ओके सुपर टेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके थ्रू आगे भर्ती होती है। जी तो 69,000 में सुपर टेट हुआ, उसके थ्रू उसमें भर्ती हुई। अब उस सुपर टेट का जो वैल्यू था वो खत्म हो गया। अब उस ओके सुपर टेट का किसी और भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। जी जो अगली भर्ती होगी जी राज्य सरकार करेगी, जी वो सुपर टेट फिर से लेकर आएगी। जी अब नया सुपर टेट कराएगी, उसके अनुसार फिर उसमें भर्ती होगी। एक बार कोई सुपर टेट दे दिया तो जी जिस भर्ती के लिए वो सुपर टेट हुआ उसी भर्ती में उसके नंबर काम आने वाले हैं सिर्फ। अच्छा ठीक तो है सुपर टेट टेट जैसा नहीं कि एक बार दे दिया तो हर बार काम आएगा, नहीं। जी तो जी राज्य सरकार जो भर्ती निकालेगी उसमें सुपर टेट होगा। जी और यूपी में शिक्षक सेवा चयन आयोग नया बन रहा है, इसने जी अपना नियमावली भी जारी कर दिया है। जी और जो नई नियमावली जारी हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जारी हुई है। जी कुछ नियम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है उसको अभी से लागू कर दिया गया, जैसे इंटरव्यू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि हर शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू अनिवार्य है। ठीक है तो इन्होंने अभी हर जगह तो नहीं किया, लेकिन जी कुछ भर्तियों में अभी से इंटरव्यू अनिवार्य कर दिया है। जी लेकिन आगे चल करके सभी भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य हो सकते हैं जल्द ही। ओके और आगे चल करके टीजीटी पीजीटी में भी टेट आ जाएगा, प्री प्राइमरी के लिए भी टेट आएगा, लेकिन अभी इनमें टाइम है। जी तो जब हम लोग बात कर रहे हैं सुपर टेट की, तो यहाँ पर जो लोग परीक्षा सुपर टेट की तैयारी करेंगे इसके लिए, तो उनको नई नियमावली जो जारी हुई है उसको ध्यान में रख करके उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। और जब हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत वर्षवार नियुक्ति, जी तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आने वाला है, होने वाला है। जी और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि इंटरव्यू डेमो अनिवार्य है। जी तो यहाँ सुपर टेट जैसी बात तो नहीं कहीं की गई है अभी, और सुपर ठीक है। टेट होगा भी नहीं इसमें। तो सर अगर जैसे हम लोगों को कुछ प्रिपरेशन करनी बता हो रहे हैं, वही तो बता रहे हैं हाँ कि जी सुपर टेट तो इसमें नहीं होगा, लेकिन हो सकता है हम्म कि केंद्र सरकार कह दे भैया कि आप लोग इसमें इंटरव्यू कराइए, डेमो लीजिए, हाँ जी इनको कम से कम थोड़ा तो परख लीजिए, उसके बाद भर्ती कीजिए। जी कल क्या होगा नहीं पता है, मान लेते हैं कि अगर हो जाता है और जी तैयार नहीं है तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जी और अगर हम पहले से तैयारी किए हैं, हुआ तो भी ठीक, नहीं जी हुआ तो भी ठीक। हाँ जी तो इंटरव्यू डेमो की तैयारी करते रहना है, और सुपर टेट राज्य सरकार लेकर आएगी उसकी भी तैयारी करते रहना है। दोनों तैयारी करते रहेंगे, जो भी पहले आएगा हम ट्राई दोनों में कर सकेंगे। हम्म तो सुपर टेट का सिलेबस ले लीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, तो सुपर टेट भी तैयार हो गया। जी और वही पढ़ाई जो इंटरव्यू अगर होता है तो वहाँ काम आ जाएगा। सर सुपर टेट में कोई एज लिमिट है क्या? हाँ, सुपर टेट में हमेशा रहता है एज लिमिट, कोई भी भर्ती आती है उसमें एज लिमिट रहता है। तो सर क्या एज लिमिट है, कुछ बता पाएंगे आप अभी? सामान्य के लिए सामान्य तौर पर 40 वर्ष रहता है, और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है। जी तो जो भी भर्ती आएगी उसकी नियमावली जब जारी होगी, विज्ञापन जब जारी होगा, जी उसमें स्पष्ट किया गया होगा। अलग अलग भर्तियों में अलग अलग एज लिमिट होता है। ओके सर तो विज्ञापन जब आएगा तो जी पूरा पूरा नियम उस विज्ञापन से ही स्पष्ट होगा। ठीक है सर अभी हम लोग कॉमन बातें कर रहे हैं, अब तक का जो इतिहास रहा या आगे जो होने की संभावनाएं दिख रही हैं। जी तो अब बताइए, कहीं कोई डाउट रह गया, कुछ क्वेश्चन रह गया? नहीं सर, मैंने आपका टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है। कल कर लिया था एक्चुअली, मैं कल ही आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा, तो कल मैंने फिर ज्वाइन किया है, फिर आज आपसे बात हो गई है, तो अभी तो सारे डाउट्स क्लियर हैं। मुझे केवल सुपर टेट का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। लेकिन आपसे बात करके बहुत और भी सारी चीजें पता चली हैं, तो बहुत अच्छा भी लगा, और आपने बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया सारी चीजों को। जरूरी है कि हम जिस में जाना चाह रहे हैं, जिस जी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, अगर हम उसको जितना ज्यादा जानेंगे जी हम उसको उतने अच्छे से समझ पाएंगे। सर, मैंने स्कूल में टीचिंग तो नहीं की टेट के बाद, लेकिन मैंने अपने घर में बहुत सारे स्लम के बच्चों को पढ़ाया है ना, 15-20 बच्चों को पढ़ाया है। अभी भी मैं ट्यूशन क्लासेस वगैरह भी लेती हूँ, तो मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन लगा रहता है और ना। हाँ आपने बीएड करते वक्त अगर रेगुलर क्लास किया है तो आपकी माइक्रो मैक्रो टीचिंग हुई होगी, हाँ जी बिल्कुल। वो आपको याद ही होगा। जी हाँ तो बिल्कुल। बस थोड़ा सा घर में जो है प्रैक्टिस कीजिए कि बोर्ड पर कैसे जो है क्या क्या मेंशन करना होता है, क्या लिखना होता है, कैसे बोलना होता है। जी तो घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर अगर संभव हो आसपास कोई स्कूल हो तो जी ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। डेली जब जाएंगे उस माहौल में जब हम प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा।
सर एक्चुअली मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, तो बोर्ड वगैरह सबकी व्यवस्था है। तो बस आपकी प्रैक्टिस तो चल ही रही है, बस हाँ कोशिश जी। कीजिए कि जो है जब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, चूंकि घर में है तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो हम हाँ लोग जी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं कि अपने हाँ अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए। जैसे हाँ क्लास में जाते हैं तो लिखते हैं कौन सी कक्षा है, क्या हाँ सब्जेक्ट है, आज की तारीख क्या है, जी कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सब बोर्ड पे मेंशन करना होता है। जी तो कोशिश कीजिए कि अपने ही जहाँ पढ़ा रही हैं वहाँ पर भी जो कुछ चीज़ें बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिस लेवल के बच्चे हैं या जो कुछ भी आप बोर्ड पे मेंशन कर सकती हैं, जी वो कोशिश कीजिए मेंशन करने का, तो हैबिट में आने लगेगा वो भी। हाँ जी तो वो प्रैक्टिस कर लीजिए, ये डेमो का प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ऑलरेडी आप पढ़ा ही रही हैं, पढ़ाने में कोई हेजिटेशन आएगी नहीं। जी बस सुपर टेट का सिलेबस लेकर के उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। वो जो पढ़ लेगा तो सुपर टेट भी दे लेगा, और जी अगर यहाँ पर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू भी दे लेगा। पढ़ाई बस वही करना है, और यही अपने हाथ में है, सिर्फ पढ़ाई। हाँ जी सर। जी सर। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया, नई हाँ योजनाओं पर डिस्कशन किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दो जी तीन चीजें अभी मुख्य मुख्य चीजें हैं वो छूट गई हैं, आपको शॉर्ट में बता दें जी कि जितने भी पुरानी भर्तियां हैं उनमें जो कोर्ट कचहरी या विवाद हुए, उसका मुख्य जो कारण है समय समय पर अलग अलग नियमों का बनना, जी और ये नियम आपस में टकरा रहे हैं, जी जिसके कारण कोर्ट कचहरी बहुत ज्यादा हो रहा है। जी और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भैया ऐसे नियम बनाओ कि ये सब चीजें बार बार ना आए, तो केंद्र सरकार ने जो एनसीटी है इसी को खत्म करने का प्लान किया है। जी जो ग्रेजुएशन बीए बीएससी या अन्य कोई पढ़ाई कराता है, मान्यता लेता है यूजीसी से, जी उसके भी नियम पुराने हो गए, उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। ओके जो बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं या अन्य कोर्सेज करते हैं, जी उनको अप्रूवल, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनको एआईसीटीई से अप्रूवल मिलता है। जी यानी कि एनसीटी अप्रूवल देता है, यूजीसी अप्रूवल देता है, एआईसीटीई अप्रूवल देता है। जी इन तीनों को खत्म कर रहे हैं, भैया तुम लोग पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, चलो अब रिटायर तुम लोग हो जाओ। जी अब जी इन तीनों को मर्ज करके एक नया आने जा रहा है, HECI। जल्द ही आप इसका जो है जिक्र सुनेंगे, अखबारों में आ जाएगा, छा जाएगा जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा। जी तो नया HECI बिल पास होने वाला है, इसकी जानकारी स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया था जी अक्टूबर नवंबर में। जी आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। तो जी एनसीटी जल्द ही खत्म हो जाएगा, ये HECI आ जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जी और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम हो सकता है चर्चा के दौरान वो बातें अभी न बोले हो, याद ना आया हो। तो जब लगातार आप लोगों से जो भी बातचीत होती है हम वो डालते हैं, ऑडियो सुनती रहेंगी, तो जो भी अपडेट्स रहते हैं वो भी मिल जाएंगे। जी प्लस बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं, तो उस चर्चा के दौरान में जो अन्य चीज़ें जो कि शॉर्ट में आपको नहीं बताएं वो भी आते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा जानेंगी उतना अपने लिए हर चीज़ को देख पाएंगी, समझ पाएंगी। तो सुनते रहिएगा तो और जानकारी मिलती रहेगी। जैसे अभी आपसे हमने इतने देर में जितना चर्चा किया है, हाँ जी तो अभी तो ये बहुत थोड़ी सी चर्चा, लेकिन हम लोग शुरुआत किए थे 1999 से, और हाँ 1999 से हम लोग आ गए 2024 तक, हाँ जी और ये एक करीब 25 साल का जो है टाइम, इस पर हम लोगों ने शॉर्ट में चर्चा किया है। लेकिन हुआ तो बहुत कुछ है, हो रहा है बहुत कुछ। जी तो जो कि अक्सर हम बहुत लोगों से चर्चा करते रहते हैं, या कोई न्यूज आ गई अचानक से किसी चीज पर, उस पर भी वीडियो बना के डालते रहते हैं। जी तो कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा आप जो है सुनेंगी, जो भी जी वीडियोज़ वगैरह डालते रहते हैं या लोगों से चर्चा होती है, हम्म, तो उतनी ज़्यादा शिक्षा विभाग को आप जान पाएँगी, नॉलेज बढ़ेगा। जी ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि जुड़े रहिएगा, तो बिल्कुल अपडेट्स मिलते पूरा रहेंगे। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं इस बार बिल्कुल अवेयर रहूं हर चीज को लेकर। हुँ, और आपने भी बहुत मतलब आज विस्तार से समझाया, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और बहुत धन्यवाद है आपका। वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर हुँ, प्रीशियस टाइम एंड गाइडेंस। थैंक यू सर। वेलकम। बस यही लोगों में प्रॉब्लम है कि लोग फ़ोन करते हैं, जैसे कल एक ऑडियो हमने डाला है, उसको ज़रा-सा हाँ जी सुनिएगा। हाँ जी हमें किसी को बुरा-भला कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी जब भी कोई फ़ोन करता है और जिज्ञासा दिखाता है कि सर ये क्या है? ये सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फ़ोन वैसे तो जनरली हमेशा नहीं रिसीव करते हैं, जब फ्री हाँ होते हैं तभी रिसीव करते हैं, ताकि जो फ़ोन किया है, तो वो इसलिए नहीं फ़ोन किया है कि वो मेरा मित्र है या मेरा पहचानने वाला है, वो इसलिए फ़ोन कर रहा है कि उसके मन में कुछ डाउट्स हैं या वो कुछ जानना चाहता है। तो हम कोशिश करते हैं फ़ोन तभी रिसीव करें जब मेरे पास पर्याप्त समय हो, और हाँ जब जी तक अगला व्यक्ति संतुष्ट ना हो जाए, हाँ जी तब तक उससे हम जो भी वो जानना चाहता है बताएँ। जी अब किसी से बात 10 मिनट होती है, किसी से आधे घंटे, जनरली बात आधे घंटे या उससे ऊपर चला जाता है। हाँ तो जी इतनी सारी चीज़ें हैं, लोगों को नहीं मालूम है समझाने में। जी तो लेकिन कोई फ़ोन करता है फ्रस्ट्रेशन में,
जी कुंठा रहती है, बस सर ये बोल दीजिए, वो सोच करके आया होता है कि सर ये बोल दें बस, कि सर हम याची बन जाए कि न बन जाए, सर बोल दें हाँ बन जाओ तो हम तुरंत पैसा देकर बन जाए। भाई आप जब फोन करोगे, हम जी आपके मन वाली नहीं बोलेंगे, हाँ जी। जो तथ्य है, जो फैक्ट है वो हम बताएंगे, उसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। और सर हम सामने वाले को भी सुनने के लिए हर चीज तैयार भी रहना चाहिए ना, हाँ मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए उस चीज हाँ, के लिए। आपके मन वाली बात हो रही हो या आपके हाँ अगेंस्ट बात हो रही हो, ये हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि सही जानकारी क्या है। हाँ जी तो एक कल हमने ऑडियो डाला है, अक्सर इस तरह के ऑडियो हम डालते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी डाल देते हैं कि जी लोग देखें तो कैसे कैसे लोग हैं। तो एक महिला, जी उन्होंने कॉल किया जी और बस कुछ वो प्लान दिमाग में कुछ सोच करके फोन की कि बस वो जो चाहती है हम वही बोल दें। जी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शुरुआत ही ऐसा की कि लगा कि ये समझने वाली नहीं है बिल्कुल। जैसे हाँ किसी किसी को भूख लगती है, बड़ी जोरों की भूख लगी, काफी देर हो गया खाना खाए, जी तो कहता है ना बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ किसी किसी को जो है काफी देर हो गया है, टाइम नहीं मिला, कहीं बिजी था या फंसा था या कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहां वो जा करके टॉयलेट कर सके, हाँ जी तो बड़े जोरों की टॉयलेट आ जाती है। तो भागे भागे जब कहीं ऐसा जगह मिलता है, कोई बात करता है, अरे रुको रुको पहले टॉयलेट बड़ी जोर से आई है। हाँ ऐसे ही उनको ऐसा लग रहा था कि बड़े जोरों की जो है पैसा फेंकने का, अब इसको हम भूख कहें या टॉयलेट कहें जो भी, उनको हाँ बड़े जोरों की आई थी कि बस हमको कोई याची बना दे, हम पैसा फेंक दें। उनको हम्म जानना ही नहीं कि हम जो चीज करना चाह रहे हैं उससे हमें कोई लाभ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम्म तो उनका भी थोड़ा सा ऑडियो सुनिएगा, कैसे कैसे लोग हैं। तो उस तरह के लोग भी कॉल करते हैं, बस वो कुछ भी कहीं से सुन करके आ गए, हाँ उसी जी को बस हमें ये करना है, या वो ऐसा कह रहे हैं या लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम करेंगे। वो कह रही हैं कि नहीं सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। हम कहा भैया आप भेड़ चाल क्यों चलना चाह रही हो? हाँ जी वास्तविकता ये है कि लोग यही देखते हैं कि सारे लोग ये कर रहे हैं, हाँ तो अब ये ठीक है हम भी करेंगे, जबकि ये गलत है बिल्कुल। ये बहुत गलत है सर। थोड़ा सा टाइम और लेंगे। हाँ जी एक जीता जागता उदाहरण आपको बता रहे हैं जो कि स्वयं मेरे साथ हुआ है। जी ये 2013 की घटना है, आप गूगल कर लीजिएगा। 2013 में महाकुंभ लगा हुआ था हाँ इलाहाबाद प्रयाग में, जी बिल्कुल सही बात जी और स्नान था, और हमें याद नहीं कौन सा स्नान था उस दिन, लेकिन बहुत भीड़ हुई थी, बहुत भयंकर भीड़ थी। जी और उन दिनों हम वहीं पर अल्लाहपुर में रहते थे, जी तो उस दिन हम मित्र भी लोग निकले हुए थे नहाने के लिए। जी हम लोग जनरली शाम को रोज टहलते हुए जाते थे संगम पर, जी और अपने रूम से निकल करके संगम पहुंचने में सिर्फ घड़ी देखकर 5 मिनट लगते थे हम लोगों को, जी जी इतने करीब थे हम लोग संगम के। जी उस दिन हम लोग रात को 11 बजे निकले, जी और संगम से हम लोग काफी दूर थे। जी जहां हम लोग पहुंचे थे वहां पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रूम से 11 बजे चले थे, सुबह के 4 बज गए। हम्म सोच लीजिए कि जो दूरी हम लोग 5 मिनट में तय करते थे, हाँ उससे कम ही दूरी तय किए थे 11 बजे से 4 बजे, 5 घंटे में। कितनी स्पीड रही होगी, चींटी से भी स्लो स्पीड, हाँ इतनी भीड़ थी। हम्म उसमें जो है हल्ला हो गया कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जी अब भयानक इतनी भीड़ आ रही है, अब लोगों को तो बस एक ही चीज है कि भागना है। हाँ अब लोगों को क्या है कि हम जिधर से आए उधर भागना है, यहाँ तो आग लगी है, तो हाँ बाहर निकलना है हमें। लोग भागने लगे बाहर की तरफ। अब सोचिए जो हम लोग 5 घंटे में दूरी तय किए, वो हाँ दूरी लोग तुरंत तय करना चाह रहे हैं उतनी भीड़ में। हाँ क्या कंडीशन हुई होगी, क्या हालात हुए होंगे। बहुत बुरे हाल। हम लोग भी उसमें फंसे थे, इतना भगदड़ हो रहा था, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, लेकिन बस जाना है। हम्म हम 4-5 लोग थे, हम लोग को समझ में नहीं आया कि यहाँ तो संगम है, चारों तरफ रेत है, चारों तरफ पानी है, यहाँ आग कैसे आग लग सकती है। हाँ और हाँ आग कैसे लगी होगी किसी दुकान में लग गई होगी, हाँ कहीं कोई टेंट लगा होगा, टेंट में लग गई होगी, तो थोड़ी हाँ दूरी में होगी, इतना भागने की क्या जरूरत है। तो हम लोगों को प्री नॉलेज था उस जगह के बारे में, हम हम्म लोग उस जगह से परिचित थे, हम्म तो हम लोग भागने के बारे में नहीं सोचे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोग जिधर जा रहे हैं हम उधर नहीं जाएंगे, हम्म हम लोग संगम की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो उधर से भाग रहे हैं, वहां खाली जगह मिलेगा, हाँ और हम लोगों को रास्ता 10 पता है, यहाँ हम लोग रोज आते हैं, कोई हाँ और रास्ता पकड़ लेंगे। तो भीड़ जिधर जा रही थी हर कोई उधर भाग रहा था, और उसमें न जाने कितनी मौतें हुई। हाँ जी जाने क्या करी, तो कभी भी भीड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल दिमाग का यूज करना चाहिए। उस दिन हम लोगों ने जीता जागता अपनी आंख से उदाहरण देखा। हम लोग जब 10 मिनट लगा, जो दूरी तय की हम लोग 5 घंटे में, हम्म मात्र 10 मिनट में एक के ऊपर एक चढ़ते कूदते लोग 10 मिनट के अंदर वो जगह खाली कर दिए। और 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, वो नजारा जो था इतना था कि कम से कम वहां 50 ट्रक मंगाए जाते, हम्म 50 ट्रक भर जाते जूते चप्पलों से।
बहुत चारों तरफ खाली, पूरा मैदान एकदम खाली, लोग पता नहीं कहाँ चले गए, सिर्फ हाँ, जूते चप्पल वहां थे। कुछ लोगों का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, वो वहां पड़ा हुआ रो रहा है, उसके घर वाले बिछड़ गए हैं, इस तरह के हालात थे वहां। हाँ सर। तो कभी भी लोग जो कर रहे हैं, हमें उसको परखना है, देखना है, समझना है, क्या लोग इतने सारे लोग कर रहे हैं इसलिए हमें करना है, या वो काम करने से कुछ अच्छा भी हो रहा है या हमारा लाभ हो रहा है इसलिए करना है। सर अपने लाभ के साथ साथ ना दूसरों का लाभ भी थोड़ा उसमें, जैसे हम टीचर होने जा रहे हैं या हम हैं, तो हमें समाज का और बच्चों का भविष्य को देखते हुए भी उस काम को करना चाहिए। उनके बिल्कुल, बारे में भी समाज जरूर सोचना समाज के चाहिए। बारे में, बच्चों के बारे में, हर किसी के बारे में सोचना है। हाँ लेकिन जी। लेकिन हम दूसरे का भला तब कर पाएंगे जब जब हम अच्छे कंडीशन में होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, मेरी भावना है उसे बचाने की, बहुत अच्छी भावना है, और हम कूद गए, तो भाई कोई भी देखेगा कहेगा ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। जब कूद गया और हम खुद डूबने लगे, हमें तैरना ही नहीं आता, तो ये मेरी भावना अच्छी होकर के भी क्या कुछ लाभ हुआ? लाभ कुछ नहीं हुआ सर, हमारी खुद की भी जान जाएगी और हम दूसरे तो को भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ, तो हम जब किसी के लिए अच्छी भावना रखें तो पहले हमें देखना होगा कि हमारी कंडीशन क्या है, पहले हम्म, हमें अपनी कंडीशन सुधारनी है। अगर हम जी चाहते हैं लोगों को डूबते हुए बचाना, पहले जी हमें तैरना सीखना होगा, हमें प्रैक्टिस करना होगा इस तरह के माहौल में कि पहले हम सीख जाएं, उसके जी बाद हम इस तरह की चीजों में उतरेंगे। तो जी सबसे पहले हर व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला या पुरुष कोई भी हो, जी पहले उसको अपने ऊपर काम करना है, अपना भला करना है। जिस दिन हर व्यक्ति पहले अपना भला कर लेगा, जब वो खड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, जी फिर वो दूसरे का भला करने के बारे में सोचे। जी पहले परिवार में हमारा भाई, हमारी बहन, फलाने का, उनके बारे में पहले नहीं, पहला जो सोचना है, पहले जी हम अपने आप को स्टैंड कर ले। जी जब हम स्टैंड हो गए, फिर उसके बाद हम दूसरों का भला कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे, चाहे पैसे से करना होगा, चाहे फिजिकली करना होगा, जिस तरह से भी। तो सबसे पहले फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर। जी तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना भला कर लीजिए। जिस दिन आप स्ट्रांग कंडीशन में होंगी, जी फिर आप किसी को भी सपोर्ट कर पाएंगे, चाहे वो किसी रूप में करना होगा। बिल्कुल सही बात सर। चलिए तो फिर रखते हैं, काफी लंबी बात हो गई है। सर नमस्ते सर, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। वेलकम।